नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 11 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 11 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में हम एक ही शॉट के अंदर पूरी क्लास को क्लास करने में लगे हुए, यानी एक क्लास के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर एक जबरदस्त वाली जो जर्नी है उसकी शुरुआत कर रखी है। और आप जो प्यार इसे दे रहे हैं उसके लिए सबको तहे दिल से शुक्रिया। एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझते हुए बड़े ही निराले ढंग से हम जो है इस चैप्टर को भी कवर करने वाले हैं। तो आज जो 11th क्लास में हमारा भौतिक पर्यावरण जो पुस्तक है, भारत भौतिक और पर्यावरण, जिसे भारत का भूगोल हम कह सकते हैं, उस किताब का वन शॉट लेकर आया हूं आपके सामने। इस पुस्तक के अध्याय 4 जो है उसके अंदर जलवायु का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, यानी कि अध्याय 4 जो जलवायु से रिलेटेड, जिसे हम इंग्लिश में क्लाइमेट कहते हैं। जलवायु क्या होती है, क्या क्या काम करती है और किस तरह से लोगों को प्रभावित करती है और क्या अपनी छाप छोड़ती है, ये सारी जो जिज्ञासाएं हैं वो इस क्लास के माध्यम से आपकी खत्म होने वाली है। लास्ट तक बने रहना है, एक एक चीज को समझना है। 1-1.5 घंटे का जितना भी ये लेक्चर होता है इसमें एक एक चीज को बड़ी बारीकी से मैं बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं आज की इस मजेदार चर्चा को और इस वन शॉट की जर्नी को। और सबसे पहले हम देखते हैं आज की इस क्लास में मानसून जलवायु में एक रूपता और विविधता। बहुत प्यारी प्यारी स्लाइडें दिख रही है आपको, है ना। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है जलवायु होती क्या है। सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं, जलवायु को इंग्लिश में हम क्लाइमेट कहते हैं। लेकिन एक मौसम, वेदर आप जानते हैं, एक मौसम लगातार कई सालों तक रहता है तब वो जलवायु हो जाता है। वहां के लिए क्या हो जाता है, जलवायु। जैसे एक जगह ऐसी है जहां ठंडी ठंड रहती है 6 महीने तक, कितने महीने तक, तो वहां उसको हम कह देंगे वहां की जलवायु जो है शीत है। क्या है, कभी 6 महीने ठंड रहती है, कभी 6 महीने गर्मी रहती है, तो जलवायु बन जाती है वहां की। तो ऐसे कई नाम इसके होते हैं, जैसे शीतोष्ण जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु, सिर्फ शीत जलवायु। तो जलवायु के ढेर सारे नाम होते हैं। किसके ढेर सारे नाम होते हैं, जलवायु के। तो इसके अंदर एक एक चीज को तो हम समझेंगे ही, लेकिन मौसम लगातार रहने की वजह से जो होता है उसको हम जलवायु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जलवायु। ज्योग्राफी के अंदर यानी भूगोल के अंदर साल, 2 साल, 10 साल, 1000 साल का कोई मतलब नहीं होता, लाखों अरबों खरबों सालों की बातें होती है। तो जलवायु एक दिन का किया धरा नहीं है, बहुत लंबी कहानी होती है जलवायु की। तो देखिए, पश्चिमी राजस्थान जब आप जाते हैं और लेह लद्दाख की तरफ आप जाते हैं तो वह तापमान देखते हैं। पश्चिम राजस्थान में आप गर्मियों में जाते हैं तो आपके पैर जो है ना, वो आपने अपना जूता खोल के जमीन पर रख दिया ना, तो ऐसा लगता है कि किसी आग के ऊपर रख दिया, मतलब जलते हुए अंगारों के ऊपर रख दिया। इतनी भयंकर गर्मी होती है। सरकार को कई बार टैंकरों के माध्यम से पानी का छिड़काव करना पड़ता है, इतनी जबरदस्त गर्मी होती है पश्चिम राजस्थान में। किसमें, जहां जिले आते हैं हमारे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, यहां भयंकर गर्मी पड़ती है। ये जो क्षेत्र है ये बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से, यानी राजस्थान जो है इसकी बॉर्डर जो है सीधी सीधी किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है। कहां से लगता है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां बलूचिस्तान है जो बहुत गर्म है, थार का रेगिस्तान। पश्चिम राजस्थान जो है, यहाँ के 4 जिले ऐसे हैं जो पाक बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान की बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। और उनको याद किया जाता है SBBJ के नाम से। किसके याद किया जाता है, SBBJ के नाम से। श्री गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। जैसे हम पूरे भारत की अगर बात करें, पूरे भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान से जुड़े हुए, तो वो भी आसानी से याद हो जाते हैं सिंपल तरीके से। कैसे याद होते हैं, यानी भारत के 4 राज्य पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और उनको याद करने का ट्रिक है पंगुराज। पंगुराज क्या नाम है, पंगुराज। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, वो तो 4 राज्य। ये क्या है, 4 राज्य हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, पाक से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, और राजस्थान इसके अंदर ये रहा। और इस राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में एक जगह है बलूचिस्तान। कौन सी है, बलूचिस्तान बड़ा ही गर्म क्षेत्र है। बलूचिस्तान क्या है, बड़ा ही गर्म क्षेत्र है। और इस बलूचिस्तान की जो गर्मी है, थार का रेगिस्तान जो है
उसका असर हमारे भारत के जैसलमेर में देखने को मिलता है। इसी के कारण राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा, यानी ये 4 जिले श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, ये जो पश्चिमी हिस्सा है राजस्थान का, ये बहुत हीट क्रिएट वाला क्षेत्र बन जाता है। बहुत ज्यादा यहाँ पे गर्मी हो जाती है, भयंकर वाली गर्मी यहाँ पड़ती है। 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पहुंच जाती है। कितनी? 55 डिग्री सेल्सियस। सारी चीजें फेल हो जाती है जब 55 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाता है ना। ऐसे लगता ही नहीं कूलर पंखे ऐसे चल रहे हैं, इतनी खतरनाक वाली यहाँ गर्मी होती है। तो ये क्या है? यहाँ की जलवायु बन चुका है। क्या बन चुका है? ये जलवायु। तो यहाँ की जलवायु क्या हो जाएगी? गर्म जलवायु हो जाएगी, उष्ण यानी गर्म। उष्ण का मतलब क्या होता है? यहाँ की जलवायु हो जाएगी उष्ण यानी गर्म। कटिबंध मतलब क्षेत्र। लेह की तरफ हम जाते हैं, लेह लद्दाख की तरफ। आप जानते हैं ये भारत का उत्तरी हिस्सा है और उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है पूरा ही। हमने पिछले कई चैप्टरों में इसकी बात की। तो लेह जो है वो इतना ठंडा ठंडा, कूल कूल, डरमी कूल कूल, नवरत्न की तरह ना, इतना ठंडा क्षेत्र है लेह वाला कि यहाँ पे भयंकर ठंड होती है। और तापमान जो है सर्दियों के अंदर -45 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। माइनस मतलब बर्फ बन जाता है। आदमी भी थोड़ी देर में बर्फ बन जाता है अगर कुछ ओढ़ पहन नहीं रखा है। -45 डिग्री सेल्सियस। आर्मी के जवान रहते हैं यहाँ, कैसे रहते होंगे सोचो आप। बड़े बड़े कपड़े पहन के रहते हैं और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। तो एक सैल्यूट और एक जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना और इस क्लास को शानदार तरीके से शेयर कर देना। -45 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। क्या होता है? -45 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होता है। तापमान माइनस जब जाता है इसका मतलब ठंड बढ़ रही है, और तापमान अगर प्लस में बढ़ रहा है तो गर्मी बढ़ रही है। तो दोनों में अंतर, दोनों हमारे देश के। ये देखो ये कितना हैप्पी हो रहा है, ये कह रहा है देखो हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, कितना खुश होकर बता रहा है आपको। ये कह रहा है देखो हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। एक तरफ गर्मी है तो एक तरफ सर्दी है। हमारे देश की बात ही कुछ निराली है। विविधता में ही एकता है। विविधता में क्या है? एकता है। फिर भी हम सब मिलजुल कर रहते हैं। इधर वाले इधर घूमने आ जाते हैं और इधर वाले इधर घूमने आ जाते हैं। ये सर्दी में गर्मी का आनंद ले लेते हैं और ये गर्मी वाले सर्दी का आनंद ले लेते हैं। इनको तो आनंद लेने की जरूरत है ही, समझ गए? ठीक है ना, वहां जाना है, लेकिन वो यहाँ क्यों आएंगे? बहुत कम आएंगे यहाँ पे, समझ गए ना। तो ये जो बात है इसको हम कहते हैं जलवायु की विविधता। क्या कहते हैं? फिर भी एक रूपता है क्योंकि हमारा देश एक है। ये दोनों चीजें तो आप समझ गए। मतलब ऐसी ढेर सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि हमारे देश के अंदर दो स्थानों को हम लेंगे और दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क है। किसको लेके? जलवायु लेके। ये तो आगे समझ में आपके बात। जून की उस चिलचिलाती धूप में, जून की उस चिलचिलाती धूप में, हालांकि 13 जून को हमारे यहाँ मानसून आ जाता है, धीरे धीरे अरब सागर से केरल की ओर घुसता है और पश्चिम घाट से टकरा के बारिश करने लग जाता है। लेकिन गर्मी के कारण ही मानसून आता है। भारत में वर्षा क्यों होती है? जब गर्मी बढ़ेगी तभी तो वर्षा होगी। तो गर्मी बढ़ने की वजह से वर्षा होती है। तो अगर उसी दिन किसी जून का कोई भी एक दिन ले लो, जैसे मैंने ले लिया कि 5 जून। अब 5 जून को आप क्या देखेंगे? भारत में एक निराली बात देखेंगे जलवायु की। वो निराली बात कौन सी? कोई सा भी एक दिन ले लो आप, चाहे 10 जून ले लो, 12 जून ले लो, 15 जून ले लो, 20 जून ले लो। इस जून के अंदर आप देखेंगे किसी भी सेम डे में चूरू जो है राजस्थान का एक जिला है जहां सर्दी भी ज्यादा और गर्मी भी ज्यादा। रातें ठंडी होती है और दिन गर्म होता है। चूरू वाले समझ नहीं पाते वहां गर्मी है एक सर्दी है। तो चूरू जो जिला है जहाँ काले काले हिरण पाए जाते हैं, राजस्थान की राज्य पक्षी जो है वो भी यहाँ देखने को मिलते हैं। ढेर सारी चीजें यहाँ देखने को मिलती है। काले हिरण, कूर्जा जो लुप्त हो रही है प्रजाति, वो भी यहाँ ताल छापर अभ्यारण्य में देखने को मिलती है। तो चूरू बड़ा मस्त जिला है और इस राजस्थान के चूरू जिले के अंदर 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। भाई साहब खतरनाक लाडले, कितना? 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाता है चूरू का। कब? जून के अंदर। चिलचिलाती धूप के अंदर चूरू का तापमान कितना? 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसी दिन आप देखिए 5 जून को आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में जो व्यक्ति है उसको फोन करेंगे आप कि भाई साहब आपके यहाँ कितना तापमान है? वो कह रहा है ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी थोड़ी हल्की गर्मी लग रही है, ठंडी हवा भी चल रही है, ठीक ठाक है, मस्त है, मैं तो वॉक कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं तो वॉक कर रहा हूँ क्योंकि वहां 19 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कितना है? अब आप देखो 2 जगह और इतना फर्क। पश्चिम राजस्थान में और लेह लद्दाख में देखा हमने कितना फर्क था। लेकिन वहां तो हम समझ सकते हैं समय का थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन यहां तो दिन ही वही है। हमारे देश में एक ही दिन में अलग अलग तापमान। बड़ी मजे की बात है या नहीं है? चूरू में 50 डिग्री है, उसी दिन अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 19 डिग्री सेल्सियस। अब और मजे की बात देखिए, बहुत शानदार वाली। दिसंबर में उसी रात, अभी तो हमने देखा जून में उसी दिन चूरू और अन्य क्षेत्रों का, अरुणाचल प्रदेश का तापमान अलग अलग है। लेकिन 1 दिसंबर का कोई भी दिन ले लो आप,
ठीक है ना। एक प्यारा सा दिन ले लो 10 दिसंबर, मेरा जन्मदिन ले लो आप, ये 10 दिसंबर, ठीक है ना। 10 दिसंबर जो है, इस दिन क्या होगा, इस दिन उसी रात को 10 दिसंबर की रात को आप लद्दाख में है तो आप देखेंगे लद्दाख का जो द्रास स्थान है वह माइनस पे तापमान है, माइनस के अंदर तापमान है, -45 डिग्री सेल्सियस तापमान है, मतलब बहुत नीचे जा रखा है तापमान। किसकी बात कर रहे हैं हम लद्दाख की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लद्दाख में हमने देखा कि तापमान इतना माइनस है, लेकिन मैंने तुरंत एक जने को कॉल लगाया मेरे गुलगुले और मैंने पूछा कि आपके वहां क्या तापमान है, और वो व्यक्ति था तिरुवनंतपुरम का। उसने कहा भाई साहब हमारे तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक ही रात के अंदर दो जगह में इतना अंतर। पहले हमने देखा कि दो क्षेत्रों में कितना अंतर आ रहा है, दो क्षेत्रों को देखने के बाद फिर हमने देखा एक ही दिन में भारत में दो स्थानों पे कितना अंतर आ रहा है, फिर हमने देखा एक ही दिन के अंदर, एक ही रात के अंदर दो स्थानों पे कितना अंतर आ रहा है। तो बताओ विविधता है या नहीं है? विविधता का मतलब है कि अलग अलग एक ही देश में अलग अलग जलवायु, कहीं ठंड है तो कहीं गर्मी है, कहीं मौसम बड़ा बारिशनुमा तो कहीं तेज हवाएं और आंधियां हैं। ये निराला और सुंदर भारत है हमारा, है ना, सोने की चिड़िया कहलाता था। आगे देखिए, मेघालय की गारो पहाड़ियों की तरफ अगर हम जाते हैं, मेघालय कौन सी जगह? मेघालय मतलब बादलों का घर कहलाता। देखो बादल छाए हुए रहते हैं। मेघालय की तरफ अगर जाते हैं तो मेघालय में जो पहाड़ियां हैं वो गारो पहाड़ियां हैं। कौन सी है? गारो। मेघालय में कौन सी पहाड़ियां हैं? गारो। गारो जो है वहां स्थित तुरा में एक जगह है। मेघालय की जो गारो पहाड़ियां हैं, मेघालय आप जाते हैं तो वहां गारो की जो पहाड़ियां हैं वहां पे एक तुरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तुरा में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में। खतरनाक ये लाडले, मतलब जैसलमेर में जितनी 10 साल में वर्षा होती है उतनी तो मेघालय की गारो की जो पहाड़ी है वहां एक दिन में हो जाती है। कितने दिन में? एक दिन में। जैसलमेर वाले टेंशन में रहते हैं यार ये कितना लकी है, ये इसके एक दिन में जितनी वर्षा होती है, मेरे तो यहाँ 10 साल लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? 10 वर्ष। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको मैं। उत्तर पश्चिम हिमालय तथा पश्चिम मरुस्थल में, उत्तर पश्चिम की तरफ हिमालय में आप जाते हैं और फिर पश्चिम मरुस्थल की तरफ आप जाते हैं तो वार्षिक वर्षा जो है 10 सेंटीमीटर से ही कम होती है। मतलब उत्तर का पश्चिम हिमालय जो है वहां और पश्चिम मरुस्थल में वर्षा जो है कम होती है। आपको हिमालय का नाम सुनकर अटपटा लग सकता है, लेकिन मैं उत्तरी और पश्चिम हिमालय की बात करता हूं जहां इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती है। तो पश्चिम राजस्थान के मरुस्थल की बात तो हमने कर ही ली। पश्चिम मरुस्थल गुजरात में भी फैला हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। उत्तर पूर्व में जो मेघालय है वह वार्षिक वर्षा जो है, यानी मेघालय बहुत, मेघालय बादलों का घर है अपने आप में। मेघालय क्या है? मेघालय का नाम ही बादलों का घर है। तो वहां बहुत ज्यादा बारिश होगी, 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है। कितनी होती है? 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वहां पे वर्षा होती है। कहां की बात बता रहा हूं? उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में। उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में 400 से भी ज्यादा वर्षा यहां देखने को हमें मिलती है। आगे देखिए, जुलाई या अगस्त में गंगा का डेल्टा, जानते हैं ना डेल्टा क्या होता है? जब नदियां अरब सागर में गिर रही है, नदियां कहां गिर रही है? अरब सागर में गिर रही है, या नदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। किस में गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, तब जो नदियां हैं, तब जो नदियां हैं, ये इस तरह बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर और ये हमारा पठारी भाग और तटीय भाग, द्वीपीय भाग भारत का, जब ये गिर रही है तो यहाँ नदियां इस अरब सागर में गिरने से पहले या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले बिल्कुल धीमी हो जाया करती है, उसको हम डेल्टा कहते हैं। और नदी ढेर सारे कंकड़ों को इकट्ठा करके आगे की तरफ बढ़ जाती है, कंकड़ों को इकट्ठा करके छोड़ के आगे की तरफ बढ़ जाती है, उसे हम जलोढ़ पंख कह रहे थे। और नदी जो है सीधा डायरेक्ट आके अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ती है, तो उसको हम एस्चुरी कह रहे थे। उसको हम क्या कह रहे थे? एस्चुरी के नाम से जानते थे, एस्चुरी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।
तो जुलाई और अगस्त में गंगा का जो डेल्टा है तथा ओडिशा का तटीय भाग, उड़ीसा जो राज्य है हमारा, उसके तटीय भागों में गंगा का डेल्टा और उड़ीसा के तटीय भागों में तीसरे या पांचवें दिन प्रचंड तूफान और मूसलाधार वर्षा करते हैं। वहां आप देखो कभी भी उड़ीसा के जो तट है वहां और गंगा का जो डेल्टा का स्थान है वहां बारिश अक्सर होती है, 3-4 दिन में एक बार बारिश हो जाती है। आपको ये याद रखना है, ये हमारे देश की जलवायु है, ये हमारे देश की क्या है, जलवायु। इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत एवं शुष्क रहता है। भाई इस समय यहां पर तो क्या हो रही है, जबरदस्त, हर हफ्ते में बारिश हो रही है, हर तीसरे और चौथे दिन बारिश हो रही है। लेकिन उसी समय दक्षिण में स्थित, दक्षिण की तरफ तमिलनाडु है, वहां का जो कोरोमंडल होता है वो बेचारा सूखा सूखा सा नजर आता है। पानी तो वहां पे है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। जब हम देख रहे हैं कि दूसरी जगह बारिश हो रही है, कोरोमंडल तट सूखा हुआ है। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे इस प्यारे से भारत में, हमारे इस सुंदर से भारत में हम ये देखेंगे कि जलवायु जो होती है उसमें कितना फर्क देखने को मिलता है। एक ही दिन के अंदर अलग अलग जलवायु, एक ही रात के अंदर 2 क्षेत्रों की अलग अलग जलवायु, एक ही हफ्ते के अंदर 2 क्षेत्रों की अलग अलग जलवायु, एक क्षेत्र में अलग जलवायु, दूसरे क्षेत्र में अलग जलवायु। इस चीज को देखते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस चीज को देखते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है। हमारे देश में अधिकांश भाग ऐसे हैं जहां बारिश यानी वर्षा जो होती है जून और सितंबर के बीच होती है। कब होती है, जून और सितंबर के बीच होती है। आप जानते हैं कि 13 जून के आसपास हमारे यहाँ मानसून आता है, जुलाई अगस्त तक यहीं रहता है और सितंबर में वापस लौटने लग जाता है, जिसको मानसून प्रत्यावर्तन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मानसून प्रत्यावर्तन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ वर्षा जून और सितंबर के बीच ही होती है। भारत में अधिकतर क्षेत्रों में वर्षा जो होती है ये हमारा मानसून पीरियड होता है। इस समय भारत में मानसून आता है, क्या आता है, मानसून। और भारतीय कृषि आपको पता है मानसून का जुआ कहलाती है। मानसून अच्छा हो गया मतलब बारिश अच्छी आ गई तो वर्षा अच्छी है, इसका मतलब फसल अच्छी होगी। अगर अच्छी नहीं है वर्षा तो मानसून अच्छा नहीं आया तो फसल भी अच्छी नहीं होती है। तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़े के आरंभ में होती है। अब यहाँ तो देखो अधिकांश भागों में तो जून और सितंबर में हो रही है, लेकिन तमिलनाडु की अलग ही कहानी है। भारत का दक्षिण बिंदु कुमारी अंतरीप जो है तमिलनाडु में ही तो है। ये कुमारी अंतरीप वाला क्षेत्र है जिसे केप कैमोरिन भी कहते हैं हम। या आप देखेंगे कि यहाँ सर्दियों में वर्षा होती है। यहाँ कब वर्षा होती है, सर्दियों में वर्षा होती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना है। तो इन चीजों को देखने के बाद जो सबसे प्यारी चीज हमारे सामने आ रही है वो केरल और अंडमान द्वीप समूह की बात आ रही है। अंडमान द्वीप समूह आप जानते ही हैं ये भारत का जो हिस्सा है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है भारत का। और यहाँ आप जानते हैं ग्रेट निकोबार है। इस जगह क्या है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। इस ग्रेट निकोबार को आप जब देखेंगे तो आपके सामने बहुत प्यारी सी चीज आएगी। क्या है, ग्रेट निकोबार या अंडमान निकोबार है। मैंने आपको कई बार बताया 572 द्वीप है। कितने द्वीप है, 572 द्वीप है, जिसमें से रिची, लिब्रिंथ कई महत्वपूर्ण द्वीप है। केरल तथा अंडमान द्वीप समूह में दिनों और रात के तापमान में मुश्किल से 7 से 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है। मतलब दिनों और रात, क्योंकि सूर्य की किरणें बहुत कम पहुंच पाती है, यहाँ पे ठंड का माहौल ही रहता है। तो देखो कितना कुसुमनुमा माहौल जो है यहाँ बना हुआ रहता है। ज्यादा अंतर नहीं आता, 7 से 8 सेल्सियस का ही अंतर आता है। कहाँ, अंडमान द्वीप में, ठीक है ना। किंतु थार का जो मरुस्थल है यदि दिन का तापमान 50 सेल्सियस हो जाता है तो रात का तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब जहां ठंड ज्यादा होती है वहां तापमान में अंतर ज्यादा रात में नहीं आता है। मेरा मतलब यह है कि किसी जगह दिन में तापमान बहुत भयंकर है, इसका मतलब वहां गर्मी है, 50-60 के आसपास तापमान पहुंच गया मतलब गर्मी है। लेकिन जैसे जैसे ठंड होगी तो तापमान सूर्य की वजह से हुआ था, कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ने के कारण तापमान बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है। तो कर्क रेखा के ऊपर सीधी जून में ही पड़ती है, तो इसलिए ज्यादा गर्मी भारत में जून में पश्चिम राजस्थान की तरफ, गुजरात की तरफ ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन अब जो है कि एक क्षेत्र ऐसा है कि जहां बहुत ज्यादा तापमान है, बहुत ज्यादा तापमान है, वहां का तापमान रात में बिल्कुल कम हो जाएगा, मतलब आधे से भी ज्यादा कम हो जाएगा। लेकिन जहां ठंड है वहां रातें और ज्यादा ठंडी नहीं होगी, ज्यादा ठंडी नहीं होगी, मतलब थोड़ा बहुत तो फर्क दिखेगा, 7 या 8 सेल्सियस का। कितना दिखेगा, अगर ठंड वाला क्षेत्र है तो 7 या 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर दिखेगा। जबकि अगर गर्मी ज्यादा है तो 50% अंतर आ जाएगा सेल्सियस में। कितना आ जाएगा, 50%।
यहां तक बात आप समझ गए, तो ये बड़ी प्यारी चीज थी। आगे देखिए, मेघालय की, किसकी? मेघालय की जो खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मौसिनराम, मौसिनराम में बहुत अच्छी, भारत में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा यही होती है मौसिनराम में। सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन है? मौसिनराम। कौन है भाई? मौसिनराम, जो कहां है? चेरापूंजी और मौसिनराम, मेघालय में। औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? आप खुद देखो, 1080 सेंटीमीटर। यानी मौसिनराम खुद कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे मौसिनराम क्यों कहा जाता है। मेरे ऊपर इतना मेहरबान है बादल सारा, बादलों का घर हमारा मेघालय, उसकी जो जगह है मौसिनराम, वहां पे आप देखेंगे कि 1080 सेंटीमीटर वर्षा जो है वह हमें देखने को मिलती है। इसके विपरीत चलो हम राजस्थान चलते हैं। कहां चलते हैं? राजस्थान। राजस्थान कहता है मुझे ना भूल जाना, तुम ठंडे ठंडे क्षेत्रों की बात करते हो, आओ कभी तुम्हें गर्मी दिखाता हूं। हमारे यहाँ कितनी गर्मी है, हमारे यहाँ कितनी गर्मी है। राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा 9 सेंटीमीटर से भी कम है। अरे बहुत कम है भाई, ये तो बहुत ही कम है। 1080 कहां और 9 सेंटीमीटर का। इसलिए कहा जाता है कि 8-10 साल में जितनी वर्षा नहीं होती उतनी तो एक दिन में हो जाती है। आप 9 सेंटीमीटर को एक साल, जैसलमेर राजस्थान में आप देखेंगे, पश्चिम राजस्थान में तो एक साल में जो गर्मी वर्षा जो है वो 9 सेंटीमीटर होती है। तो 10 साल के अंदर कितनी हुई? लगभग 90-100 के आसपास, बस 100 सेंटीमीटर के आसपास पहुंच गई ज्यादा से ज्यादा 10 साल के अंदर। वहां देखो आप, तो मैं तो कह रहा हूं 100 साल का अंतर हो सकता है। कितने साल का? 100 साल का। तो मेघालय में बहुत अच्छी बारिश होती है भारत में, जबकि जैसलमेर की तरफ, हम राजस्थान की तरफ, पश्चिम राजस्थान, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, इन क्षेत्रों में, नागौर, इन क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो 9 सेंटीमीटर वर्षा पूरे साल में होती है। 9 सेंटीमीटर बहुत कम होता है भाई, बहुत कम। समझ गए मेरे गुलगुले? आगे बढ़े। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक स्थिति तथा ऊंचा उच्च और वायुदाब और पवन है। स्थिति और ऊंचा उच्च, भारत स्थित कहां है, यह महत्वपूर्ण बात होगी। भारत की जो जलवायु है उसको कौन प्रभावित करता है? भारत की जो जलवायु को, एक तो उसकी स्थिति, आप जानते हैं कर्क रेखा मध्य से गुजरती है, इसका मतलब गर्मी है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजर जाती है, इसका मतलब 8 राज्यों से मित्र पर गमछा जार, याद है या नहीं? ये मैंने बताया एक लेक्चर में, ठीक है ना। मित्र पर गमछा जार हमारी ट्रिक थी, जिससे हम याद करते हैं कि कौन कौन से राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है कि नहीं गुजरती? 8 राज्यों से। तो जो है स्थिति और ऊंचा उच्च, भारत उबड़ खाबड़ भी है, उसको हम ऊंचा उच्च कहते हैं। इसको एक एक पॉइंट को हम डिटेल से देखेंगे अभी। वायुदाब और पवने, भारत में हवा का जो घेराव है वो कहीं बनता है और कहीं नहीं बनता है, और पवने जो होती है हिमालय की वजह से रुक जाती है, ठंडी पवने। इस वजह से भी भारत की वर्षा पर जो है और उसकी जलवायु पर जो है ये असर देखने को मिलता है। ये बादल जो है गड़गड़ाहट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कई बार राजस्थान के ऊपर से चले जाते हैं और मौसिनराम के ऊपर जाकर गिर जाते हैं। मौसिनराम जोर से चिल्लाता है, अरे जैसलमेर जाया करो कभी कभी। तब बादल कहते हैं, हम में से एक छोटा सा टुकड़ा हमने तोड़ा और जैसलमेर राजस्थान पे फेंक दिया, क्योंकि वहां हम 9 सेंटीमीटर बारिश करते हैं, आपके यहाँ 1100 सेंटीमीटर बारिश करते हैं। आपको पानी से लथपथी रखेंगे हम मेघालय को, ठीक है ना। आगे देखिए, स्थिति तथा ऊंचा उच्च, अक्षांश के हिसाब से अगर हम देखें, इस अक्षांश सबसे बड़ा कारण जो है भारत की जलवायु बदलने का, भारत में जलवायु का अंतर, भारत में जलवायु का अंतर अक्षांश की वजह से भी होता है। किसकी वजह से? अक्षांश के कारण भी होता है। कैसे होता है भाई? अक्षांश क्या फर्क डाल देती है? होता है, जैसे ये मैंने लिया ग्लोब, ये मैंने क्या लिया? ग्लोब, और इसके बीचों बीच हमने पृथ्वी के मध्य में, पृथ्वी मतलब भू यानी भूमध्य रेखा खींच दी यहाँ पे, भूमध्य रेखा, जिसको हम इक्वेटर या विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। इससे ऊपर हमने एक रेखा यहाँ खींची है, इस रेखा को हम कहेंगे 23.5 डिग्री। क्या कहेंगे इसको हम? 23.5 डिग्री। और यही रेखा है
जो करक रेखा के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? करक रेखा के नाम से जानी जाती है। इसके नीचे भी दक्षिणी गोलार्ध में हमने एक रेखा और खींची, उसको भी हमने 23.5 डिग्री नाम दिया और इसको हम कहेंगे मकर रेखा। इसको हम क्या कहेंगे? मकर रेखा। अब हम ये देखेंगे कि ये करक रेखा जो है इसमें भारत हमारा इस जगह स्थित है। भारत किस जगह स्थित है? भारत हमारा इस स्थान पर स्थित है। ये हमारा यहाँ पे भारत है, ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा इधर ले लेता हूं कि ये भारत में से करक रेखा जो ये वाली जा रही है, ये भारत के बीच में से जा रही है। किधर से जा रही है? भारत के इस बीच के क्षेत्र में से जा रही है। करक रेखा भारत के किधर से जा रही है? भारत के थोड़ी सी नीचे है यहाँ से। तो मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, हम दोबारा से ले लेते हैं इसको। थोड़ी सी नीचे से जा रही है, ठीक है। ये हमारा भारत का जो क्षेत्र है, इसमें हम देखेंगे कि करक रेखा जो है यहाँ से गुजर जाती है। कहाँ से गुजर जाती है? करक रेखा यहाँ से गुजर जाती है और भारत जो है उसके बीच में से गुजर जाती है। ये हमारा भारत यहाँ था। अब हम ये देखेंगे कि करक रेखा जो है उस पर जो सूर्य होता है, करक रेखा के ऊपर ये सूर्य है हमारा। ये क्या है? सूर्य। और ये सूर्य की किरणें इस करक रेखा पर सीधी पड़ती है। सूर्य की रेखा, सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी किस पे पड़ रही है? करक रेखा पर पड़ रही है। करक रेखा पर सीधी किरणें पड़ने के कारण इस करक रेखा पर गर्मी होगी ज्यादा। गर्मी क्या होगी? ज्यादा। तो इस करक रेखा के इधर वाला क्षेत्र, इस करक रेखा के इधर वाला क्षेत्र और इधर वाला क्षेत्र, इसमें जो है आपको ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो हमारा जैसलमेर वगैरह इसके पास आ जाता है। अंडमान निकोबार जो है उस हिसाब से थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है, क्योंकि करक रेखा से भूमध्य रेखा जो है वो 876 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? 876 किलोमीटर दूर। 876 किलोमीटर दूर है करक रेखा से। यहां तक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। बहुत ही बेसिक तरीके से हम एक एक चीज को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो बताओ, ये जो आडी रेखाएं होती है इन सबको हम अक्षांश कहते हैं। तो बताओ, अक्षांश के कारण जो है भारत की जलवायु पर कुछ फर्क दिखा कि नहीं दिखा आपको? भाई अक्षांश की वजह से ही तो गर्मी और सर्दी भारत के अंदर है। अक्षांश की वजह से ही भारत में सर्दी और वर्षा और गर्मी है। यानी कि भारत में जो अक्षांश है उसके कारण ही मौसम, जलवायु सब बदलते हैं। ये जो करक रेखा, इसके आसपास जितनी भी ग्लोब के अंदर आडी रेखाएं, मैंने आपको कई बार बताया, अक्षांश के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? अक्षांश के नाम से जानी जाती है। अक्षांश प्रभावित करती है। और मैं तो ये कहता हूं कि एक पॉइंट ये भी हो सकता है, खड़ी रेखाएं जो होती है उनको हम देशांतर के नाम से जानते हैं, और ये देशांतर भी प्रभावित करती है। किसको? हमारे देश की जलवायु को। किसको प्रभावित करती है? हमारे देश की जलवायु को। अक्षांश और देशांतर दोनों प्रभावित करती है, लेकिन मोस्टली जो प्रभावित करती है ये आडी रेखाएं जो आपको दिखाई दे रही है, अक्षांश, ये सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। तो अक्षांश स्थिति के आधार पर, ऊंचावच के आधार को प्रभावित करता है। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत हमारे भारत से, हिमालय जो पर्वत है वो हमारे भारत से उत्तर में है। किस तरफ है? उत्तर में। उत्तर की तरफ जो है, जो पहाड़ियां हमें दिखाई देती है, जो ट्रांस, लघु और मध्य और शिवालिक के 4 पार्टों में जिसको हम देखते हैं, वो जो हिमालय है वो हमारे भारत से उत्तर में है। हमारे भारत से किस तरफ है? उत्तर में है। और इस हिमालय के बेक में एक सुलेमान पर्वत है। कौन सा पर्वत है? सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत। इस सुलेमान पर्वत से इधर से जो ठंडी हवाएं आती है उसको हिमालय हमारी तरफ, इस भारत की तरफ नहीं आने देता। हिमालय जो है इन ठंडी हवाओं को भारत की तरफ नहीं आने देता। इस वजह से भी हमारी जलवायु जो है वो प्रभावित होती है। जलवायु जो है वो प्रभावित होती है। किसकी वजह से? हिमालय की वजह से। हिमालय भारत में, किसमें? भारत में आने वाली, भारत में आने वाली उत्तरी हवाओं को, किधर की हवाओं को? उत्तरी हवाओं को रोकता है। रोकता
है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस वजह से भारत की जो जलवायु है उस पे हमें अलग ही इफेक्ट दिखाई देता है और एक अलग ही माहौल यहाँ पे जो है क्रिएट हो जाता है। तो हिमालय पहले कौन प्रभाव डाल रहा था? अक्षांश प्रभाव डाल रहा था। सबसे पहले कौन प्रभाव डाल रहा था? अक्षांश प्रभाव डाल रहा था। इन अक्षांशों की वजह से हमारा जलवायु जो प्रभावित होता है। और दूसरे नंबर पे जो प्रभाव डाल रहा है यहाँ पे वो हिमालय है। वो कौन है? हिमालय, जो यहाँ प्रभाव डालने का कार्य कर रहा है। दोनों चीजें समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल। आगे देखिए, जल और स्थल का वितरण। अगर हम भारत को देखेंगे तो भारत का जो ऊपरी हिस्सा है ये वाला, जिसको हम उत्तरी भारत के नाम से जानते हैं, यहां आप देखेंगे पूरा ही स्थल है, पूरा ही जमीन है, पूरा ही क्या है? स्थल है। और इसकी जो ये बॉर्डर है, ये भी पूरी जमीनी है, ये भी पूरी क्या है? जमीनी है। ये लगभग 15,200 के आसपास, 15,200 किलोमीटर की जो बॉर्डर बन रही है, ये पूरा जमीन है भारत के आसपास। और यहाँ पानी का क्षेत्र बहुत कम है, तो पहला तो ये कारण हो गया। दूसरा, हम हमारे दक्षिण भारत को देखेंगे जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। भारत पूरा ही सुंदर है, ऐसी कोई बात नहीं। इस दक्षिण को हम देखें तो यहाँ से पानी शुरू होता है। यहाँ से क्या शुरू होता है? पानी शुरू होता है। इस पूरे में पानी है। ये पूरा हिंद महासागर है। पूरा क्या है यहाँ पे? हिंद महासागर। इस हिंद महासागर की वजह से और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की वजह से ये जो तटीय क्षेत्र है जो कटा फटा है, कौन सा क्षेत्र है? तटीय क्षेत्र जो कटा फटा है। इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि पानी नजर आता है, जबकि इसमें हम देखते हैं तो जमीन और सूखी जमीन भी नजर आती है। हालांकि ये नदियां आती है, सिंधु आती है, ब्रह्मपुत्र आती है, सतलज आती है, गंगा आती है, नदियां यहाँ चलती है, लेकिन वो पर्वतों से आती है। लेकिन फिर भी ये जो क्षेत्र है भारत का, ये वाला, ये कहीं ना कहीं सूखा रह जाता है, जबकि ये सूखा नहीं रह पाता। ये भारत का जो है जल जो है और स्थल जो है, इसका जो वितरण है यहाँ तो ज्यादा है और यहाँ कम है। बात समझे नहीं समझे बताओ मुझे। भारत में जल का वितरण इस जगह तो कम है और इस जगह ज्यादा है। इस वजह से भी हमारे देश की जलवायु में अंतर पाया जाता है। पहले हमारा देश कर्क रेखा जो है वो दो भागों में बांट के निकल जाती है, यानी मध्य से कर्क रेखा निकलती है और सूर्य उस पर भयंकर तरीके से चमकता है, इसलिए गर्मी का माहौल बन जाता है। और वो कर्क रेखा जो है इसी जगह से निकल रही थी, तो ये गर्मी वाला क्षेत्र हो गया। और इसके बजाय ये जो क्षेत्र है इधर वाला, ये हमारा दक्षिण का क्षेत्र है। भारत का ऊपरी हिस्सा कर्क रेखा का ज्यादा प्रभाव है, जबकि इस तरफ भूमध्य के पास आ जाते हैं। हिंद महासागर से भूमध्य जो है 876 किलोमीटर ही दूर है, लेकिन यहां से तो ज्यादा हो गए ना ऊपर वाले क्षेत्र से। अगर भूमध्य रेखा के पास जाते हैं हम तो ठीक मामला हो जाता है थोड़ा, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये अच्छा और पानी वाला क्षेत्र है और ये स्थल वाला है। अब इस स्थल और जल का वितरण जो है वो भी हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि भारत की जो जलवायु है उसको कौन डिस्टर्ब करता है? उसको अक्षांश डिस्टर्ब कर देती है गर्मी बढ़ा के। दूसरा, उसको हिमालय डिस्टर्ब कर देता है आने वाली हवाओं को रोककर। हालांकि कभी कभी ठंडी हवाएं जो आती है कई राज्यों की, उससे सुरक्षा भी होती है, लेकिन नुकसान भी होता है। तीसरा, जल कहीं है और कहीं नहीं है, जमीन कहीं है और कहीं उस पर बारिश नहीं है, पानी नहीं है, वर्षा नहीं है, इस वजह से हम डिस्टर्ब होते रहते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, समुद्र तल से ऊंचाई। भारत जो है उसकी बात अगर हम करें तो भारत का सबसे उत्तरी जो हिस्सा है ये वाला, ये भारत का जो उत्तरी हिस्सा है ये पूरा ही पर्वतीय है। यहां आप देखेंगे तो पूरा ही पर्वतीय क्षेत्र है। क्या है? पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा, ये जो क्षेत्र आप बीच का देखेंगे जो पंख की आकृति का है, किस आकृति का है? जो पंख की आकृति का बना हुआ है इस प्रकार से, उसको आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ नदियां आ रही है। क्या आ रही है? यहाँ नदियां आ रही है और इसको हम मैदान कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मैदान के नाम से जाना करते हैं। लेकिन इस क्षेत्र को जब आप देखेंगे जो हमारा दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पे ये जो हमारा क्षेत्र है इसको हम पठारी के नाम से जानते हैं। ये हमारा पठारी
पठारी भूभाग है, ये हमारा पहला भाग है, ये हमारा दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है, ये हमारा कटा फटा सा जो है तटीय भाग है, जिसको हम चौथा भाग कहते हैं तटीय भाग। और यहाँ हमारे द्वीप है, यहाँ क्या है, द्वीप है, यहाँ पे क्या है, द्वीप है। ये जो द्वीपीय क्षेत्र है, ये द्वीप जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इसके कारण, तटीय के कारण, और ये पठारी भाग जो है ना तो पहाड़ है ना पर्वत है, थोड़े ऊपर उठे हुए भाग है। अब आप वहां देखेंगे तो आपको लगता है कि पठार है, थोड़ा सा उठे हुए भाग। आप यहां देखेंगे जब आपको लगता है कि भारत जो है बहुत उठा हुआ है। अब मेरी बात को समझिए, आप भारत को ऊपर की तरफ से देखेंगे, जम्मू कश्मीर वगैरह, हिमाचल प्रदेश वगैरह, पंजाब, हरियाणा, तो आप देखेंगे कि वहां पे जो भारत है वो काफी उठा हुआ नजर आता है, काफी, क्योंकि पर्वत है वहां पे। लेकिन उससे थोड़े से नीचे है यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, तो आपको मैदान देखने को मिलेंगे। देखो पहले पर्वत थे, फिर मैदान थे, तो आपको मैदान देखने को मिलेंगे। तो बताओ ऊपर नीचे हुआ कि नहीं हुआ? इसको हम ऊंचावच के नाम से भी जानते हैं। लेकिन समुद्र तल से ऊंचाई भी बढ़ रही है, समुद्र तल से क्या बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ रही है, नीचाई बढ़ रही है, ऊपर नीचे हो रहा है भारत पूरा। यहाँ मैदान है, मैदानों के बाद थोड़ा सा ऊपर उठा वापिस, कहां, पठारों में, लेकिन तट के ऊपर जैसे आए तो भारत यूं होने लग गया। और फिर द्वीपों पे देखा तो पूरा उबड़ खाबड़ हो रखा है। तो भारत जो है, इसका जो समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो घटती बढ़ती है और हिंद महासागर आ जाता है यहाँ। अब हिंद महासागर यहाँ वालों के लिए तो पास में ही है, लेकिन कोई जम्मू कश्मीर में रह रहा है उसके लिए तो हिंद महासागर को देखना ही एक सपना है, दूर पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है। तो ये भी एक कारण होता है, ये भी एक क्या होता है, कारण होता है समुद्र तल से ऊंचाई, ऊंचावच, उबड़ खाबड़ वाला मामला। अब भारत में कहीं तो है पठार, कई जगह हमने अभी देखा कि पर्वत है, कई जगह हम देख रहे हैं कि मैदान है। भारत के अंदर क्या है, मैदान है। इन मैदानों की वजह से भी गड़बड़ होती है हमेशा, जबकि मैदान अच्छे होते हैं। वैसे मैदान है, कई भारत में तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, कई भारत में द्वीप है, कई भारत में दर्रे हैं, घाटी, दर्रे किसको कहते हैं, घाटी। कई भारत में आप देखेंगे तो दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र। कहीं आप देखेंगे तो नदी घाटी क्षेत्र है, नदी जो है घाटी बना के निकल गई, नदी घाटी क्षेत्र है। किसी स्थान पे आप देखेंगे तो जो है पूरा ही क्षेत्र जो है सूखा है, मतलब मरुस्थल है, मरुस्थल है। ये भारत की अलग अलग आकृतियां बता रहा हूं मैं। भारत इतने रूपों में पाया जाता है, कहीं ऊपर दिखाई देता है तो कहीं नीचे दिखाई देता है, कहीं फिर ऊपर दिखाई देता है तो फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ही ऊंचावच कहलाता है। भारत यूं पूरी तरह से समतल नहीं है और समुद्र वहां तक पानी जो है दह नहीं पाता है और वर्षा जो है सुचारू रूप से नहीं हो पाती। देखिए गुजरात के, कहां से, गुजरात के खेड़ स्थान से अरावली की चोटी निकलती है, गुजरात के खेड़ स्थान से अरावली की चोटी निकलती है और अरावली की जो चोटी है वो दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक जाती है। कहां तक, राष्ट्रपति भवन तक जाती है, दिल्ली तक, जो टोटल 692 किलोमीटर चलती है। तो अगर यहां से बारिश हो रही है तो जैसे अरब सागर से जब मानसून आता है तो इस अरावली के इस तरफ से निकल जाता है, तो झालावाड़ राजस्थान में अच्छी बारिश हो जाती है, जबकि पश्चिम क्षेत्र और पश्चिम राज्य गुजरात जैसों में, इन राज्यों के अंदर जो है बारिश अच्छी नहीं हो पाती है और ये सूखे के सूखे रह जाते हैं, अच्छी वर्षा नहीं हो पाती है। ये ऊंचावच के कारण होता है। किसके कारण होता है, ऊंचावच के कारण होता है, क्योंकि ये ऊंचे पर्वत आ गए और इन ऊंचे पर्वतों की वजह से, इस अरावली की वजह से पानी जो है, वर्षा, बारिश जो है, वर्षा जो है इस तरफ नहीं आ पाती है और इसका खामियाजा जो है पश्चिम राजस्थान, पश्चिम गुजरात आदि क्षेत्रों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि भारत ऊंचावच है। याद करो उस बात को कि जलवायु को कौन फर्क पटकता है, जलवायु को कौन डिस्टर्ब करता है, तो जलवायु को सबसे पहले अक्षांश डिस्टर्ब करता है। कौन डिस्टर्ब करता है, जो अक्षांश रेखाएं होती है वो जलवायु को डिस्टर्ब करती है। फिर हिमालय जो है वो हवाओं को नहीं आने देता है, हिमालय डिस्टर्ब कर रहा था। फिर समुद्र से जो है दूरियां बढ़ गई हमारी, ये समुद्र जो है लहराता हुआ ये डिस्टर्ब करता है। और फिर भारत में ऊंचावच क्षेत्र पाए जाते हैं। भारत ऊंचा नीचा, उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ है, इस वजह से भारत में जो है अंतर देखने को मिलता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया ना? तो फिर पूरी क्लास देखा करो, ठीक है ना? आगे देखिए,
वायुदाब और पवने, ये जो हमने पढ़ा स्थिति और आकार वाला पॉइंट पढ़ा कि स्थिति और आकार के आधार पर भारत को जो है किस प्रकार से जलवायु को जो है प्रभावित किए करने वाले कारक जो है उनकी बात हमने अब तक की। अब दूसरा वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि वायुदाब और पवने, जो शुरू में हमने 2 पॉइंट देखे थे, तो अब हम देखेंगे वायुदाब और पवनों से जुड़े हुए कारक। तो वायुदाब और पवनों से जुड़े हुए कारकों को जब हम देखते हैं तो स्थिति और आकार से भी बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे स्थिति और आकार में अक्षांश, हिमालय, ऊंचावच और समुद्र तल डिस्टर्ब कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो बात होगी वो किसी स्थलाकृति की यानी जमीनी टूट फूट और ऊंच नीच की नहीं होगी। यहाँ जो बात होगी वो सिर्फ हवा पे होगी। किस पे होगी? हवा पे बात होगी। भारत की स्थानीय जलवायु में पाई जाने वाली विविधता को समझने के लिए निम्नलिखित 3 कारकों की क्रिया विधि को जानना आवश्यक होता है। यानी भारत की स्थानीय जलवायु जो है उसकी विविधता किस प्रकार है, इसको अगर हमें जानना है तो 3 पहलुओं पर हमें नजर डालनी पड़ेगी। और वो 3 पहलू जो है इस प्रकार से हैं। कौन से? सबसे पहले इन पहलों की अगर बात करें तो वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण। सबसे पहले जो वायु जो आ रही है यानी कि हवा जो आ रही है उसका जो दाब है वो इस पृथ्वी पर किस प्रकार से बन रहा है, यानी कि वायुदाब और पवनों का धरातल पर जो वितरण है, वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर जो वितरण है वो किस प्रकार से बन रहा है, धरातल पर जो वितरण है वो किस प्रकार से बन रहा है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात होती है। ये अपने आप में क्या है? एक महत्वपूर्ण बात होती है। भूमंडलीय मौसम, भू यानी पृथ्वी, इसके पृथ्वी के चारों तरफ का जो मंडल है इसके ऊपर कैसा मौसम है। भूमंडलीय मौसम को नियंत्रण करने वाले कारकों यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो मौसम है, पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण यानी हमारा जो पर्यावरण है उसको किस प्रकार से पवनें प्रभावित कर रही है, भूमंडल को मौसम जो है कैसे नियंत्रित कर रहा है, इन कारकों की विभिन्न सहेतियों और जेट प्रवाह यानी तेज हवाओं के अंतर्गत उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण और यानी यहां तक आप क्या समझे? आपको लग रहा है यार कुछ ही समझ में नहीं आया, तो बात को फिर से समझो। वायुदाब और पवनों का मतलब होता है हवा, बस इतना याद रखो। हवा पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार से आ रही है और कितना गहरा बना रही है, इससे भी जो है वर्षा जो है उस पर फर्क पड़ता है। और वर्षा का होना या नहीं होना और गर्मी होना या सर्दी होना ही तो जलवायु है। और जलवायु क्या है? जलवायु का मतलब क्या है? किसी स्थान का लंबे समय तक ठंडा रहना, किसी स्थान का लंबे समय तक गर्म रहना, और किसी स्थान पर ज्यादा बारिश होना, हर साल होना, और किसी जगह ये मान्यता बन चुकी है कि वहां वर्षा नहीं होती है। तो वो जो चेंजिंग होता है उस बदलाव को और उस रूप के अंतर को हम जलवायु कहते हैं। फिर से सुन लो एक बार, जलवायु क्या होता है? मौसम जो होता है उसकी लंबी अवधि का जो बदलाव है वो जलवायु कहलाता है। और ये हवा के कारण भी होता है। पहले हमने देखा हवाओं की भी बात की हमने हिमालय के ऊपर, तो पवनें और हवाएं जो होती है, वायुदाब और पवनें धरातल पर वितरण है। भूमंडलीय मौसम को नियंत्रण करने वाले जो कारक है, वायु संहिता, जेट प्रवाह आदि जो है किसको प्रभावित करते हैं? हमारे देश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। शीतकाल में यानी ठंड में एक बारिश होती है, एक वर्षा होती है जिसे हम माहुट के नाम से जानते हैं। यानी मीठी मीठी सर्दी में अगर ये बारिश हो जाए तो गंगा और यमुना दोनों चलने लग जाती है। बहुत ही खतरनाक मामला हो जाता है जब माहुट की वर्षा होती है। किसकी? माहुट की। शीतकाल में पश्चिम विक्षोभों तथा दक्षिण पश्चिम मानसून काल में उष्ण कटिबंधीय अवदाबों के भारत के अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्रों में। यानी इसका मतलब है कि भारत के अंदर ठंड चल रही है यानी सर्दी चल रही है, उस समय भूमध्य रेखा के चक्रवातों के कारण, भूमध्य रेखा के तूफानों के कारण एक भयंकर वाली बारिश हल्का सा जो है तड़का लगा के चली जाती है और मौसम ठंड वाले को और ठंड का बना जाती है। उसको राजस्थान के कई लोग माहुट भी कहते हैं, अलग अलग जगह इसके अलग अलग नाम होते हैं। तो पश्चिम विक्षोभ का मतलब होता है भूमध्य सागर से। कहां से? पश्चिम विक्षोभ को हम ये भी कह सकते हैं कि भूमध्य सागर से आने वाली पवनों
की वर्षा क्या कहलाती है? भूमध्य सागर से आने वाली पवनों की वर्षा पश्चिम विक्षोभ वर्षा भी कहलाती है और मानसूनी वर्षा भी कहलाती है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये सर्दी में आती है। कब आती है? सर्दी में। तो बताओ यहाँ जो वर्षा हो रही है वो आप किससे देख रहे हैं? ये देखिए पवनों से। किससे देख रहे हैं? और पवनों का मतलब क्या है? हवा। अगर हवा की वजह से जलवायु बदल रही है, हवा की वजह से क्या बदल रही है? जलवायु बदल रही है। और जलवायु को बदलने में हवा यानी वायु का जो दाब है वो महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है, तो उसे कहते हैं वायुदाब या जलवायु, या वायुदाब और पवनों से जलवायु का बदलना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मानसून काल, हमारे देश में जो मानसून है वो केरल से आता है, अरब सागर से आता है, केरल में प्रवेश करता है लगभग 13 जून को। 4 महीने तक हमारे देश में ही घूमता रहता है और फिर जब वापस चला जाता है, बीच में जब रुक जाता है तो मानसून विच्छेद कहलाता है। यानी 1 हफ्ते तक बारिश नहीं की और फिर चला गया, फिर वापस बारिश करने आया, वर्षा करने आया, तो मानसून विच्छेद कहलाता है। वापस लौटता है तो मानसून प्रत्यावर्तन कहलाता है। इन पे हम बात करेंगे, अभी आप आगे देखना। तो ये चीज समझ गए आप? भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु ऋतु को विभाजित किया गया। यानी भारत का जो मौसम विभाग है, जो भारत के मौसम को डिफाइन करता है, वो जलवायु को 4 भागों में बांटता है। सर्दी, गर्मी, शरद, वर्षा। यानी सर्दी के बाद शरद, फिर वर्षा और गर्मी, इस प्रकार से बांटता है। तो सबसे पहले सर्दी है। सर्दी कब से बढ़ने लग जाती है? अभी से बढ़ने लग जाती है। लेकिन माना कब से गया है? कि मध्य दिसंबर में विंटर वेकेशन होती है कि नहीं होती है? छुट्टियां होती है ना सर्दी वाली, कब होती है? दिसंबर में। दिसंबर से लेकर फरवरी तक जो है मुख्य सर्दी का टाइम माना जाता है। सर अब तो समझ में आने लग गया, बहुत प्यारी प्यारी चीजें आने लग गई। अब तो जलवायु थोड़ा अटपटा सा लगा, अब बहुत प्यारी चीजें हैं, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। सर्दी का जो समय है वो दिसंबर से फरवरी तक माना जाता है। इस समय सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है, सूर्य दक्षिण की तरफ चला जाता है तो ठंड का माहौल बन जाता है। सूर्य ऊपर ही बैठा रहेगा तो गर्मी रहेगी, सूर्य दक्षिण की तरफ चला गया तो ठंड हो जाएगी, सीधी सी बात है। अब मेरे ऊपर सूर्य है, मान लो, गर्मी आएगी कि नहीं आएगी? अब सूर्य धीरे धीरे उस तरफ दक्षिण की तरफ चला गया तो मेरे यहाँ ठंड होगी कि नहीं होगी? तो सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, सीधी सी बात है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत का तापमान कम हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत जो है, भारत उत्तरी गोलार्ध में ना, ये देखिए ये हमारा गोला, और इसके 2 भाग कर देते हैं, एक तो उत्तर का आधा गोला और एक दक्षिण का आधा गोला। गोला जब आधा हो जाता है तो उसको गोलार्ध कह देते हैं। उत्तर वाले को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोल देते हैं। अब भारत जो है इस कर्क रेखा पर यहाँ है तो भारत पूरा ही किस पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो देखो लिखा, उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत का तापमान जो है कम हो जाता है, क्योंकि सूर्य जो है उसकी किरणें यहाँ गिरने लग गई, यहाँ गिरेगी तो यहाँ थोड़ी थोड़ी गर्मी होगी और यहाँ जो है सर्दी का माहौल हो जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी। यानी कि सूर्य किरणें सीधी मेरे पे आ रही है और मैं उत्तरी गोलार्ध में, मतलब मैं भारत, सूर्य किरणें यानी वो ट्यूबलाइट जो है वो सूर्य है, उसकी किरणें मेरे ऊपर आ रही है। यानी कि मैं जो भारत हूं, मेरे ऊपर असर दिखाई दे रहा है, गर्मी का क्या दिखाई दे रहा है? असर दिखाई दे रहा है, और इसका असर भयंकर दिखाई दे रहा है। लेकिन वो धीरे धीरे सूर्य दक्षिण की ओर चला जाता है और यहाँ का मौसम जो है वो अच्छा हो जाता है और यहाँ जो है सर्दी पड़ने लग जाती है। लेकिन इस मौसम का आनंद हम 2 या 3 महीने उठा पाते हैं, फिर मार्च के बाद हमारे यहाँ गर्मी शुरू हो जाती है। पहले शरद आएगी, फिर उसके बाद गर्मी आएगी जून के आसपास, यानी फरवरी से मार्च के बाद अलग ऋतु शुरू हो जाएगी। तो ये शीत ऋतु था। क्या था? सबसे कम तापमान उत्तर पश्चिम भारत में पाया जाता है। उत्तर और पश्चिम यानी भारत का जो ऊपरी हिस्सा और ये भारत का पश्चिम हिस्सा और ये उत्तरी हिस्सा, यहां जो इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि यहां जो है सबसे कम तापमान रहेगा इस समय, मतलब सर्दी रहेगी। इस ऋतु में समताप रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्राय सीधी रहती है। समताप मतलब सूर्य की किरणें 20 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा के मध्य से गुजरती है, इसलिए इस क्षेत्र में सर्दी हो जाती है। कभी भी बर्फ नहीं जमेगी यहाँ, बस थोड़ी सी सर्दी होगी, नॉर्मल सी, है ना। उत्तर पश्चिम भारत में एक क्षीण उच्च दाब का निर्माण होता है एवं वहां से पवनें निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलने लगती है। उत्तर पश्चिम भारत में एक क्षीण उच्च दाब का निर्माण होता है। एक क्षीण उच्च दाब का निर्माण होता है किसका? उत्तर पश्चिम भारत में एक क्षीण उच्च दाब का निर्माण होता है, वहां से पवनें निम्न दाब वाले क्षेत्र में चल जाती है। पवनें यानी हवाएं उच्च दाब वाले क्षेत्र में जब निम्न दाब वाले की तरफ जा रही है, निम्न दाब और उच्च दाब का मतलब है हवाओं का दबाव, जब ज्यादा होता है तो उच्च दाब कहलाता है और जब कम होता है तो उसको निम्न दाब के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, इसे शीतकालीन मानसून कहते हैं, सर्दी वाला मानसून।
उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता मानसून भी इसको जाना जाता है, लौटता हुआ मानसून के नाम से भी जाना जाता है। लौटता मानसून से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। भाई देखो, मानसून जो है केरल में यहां से प्रवेश करेगा, पूरे भारत में घूमेगा और वापिस जब लौटेगा तो वापिस इस प्रकार से लौटेगा तो यहां तमिलनाडु में वर्षा कर देगा। किसमें कर देगा? तमिलनाडु में। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। इस ऋतु में भूमध्य सागर उठने वाला शीतोष्ण चक्रवात पश्चिम जेट स्ट्रीम के सारे भारत में प्रवेश करता है। यानी भूमध्य सागर जो है वहां से एक बहुत बड़ा तूफान, बहुत बड़ा चक्रवात जिसे हम जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, भारत में प्रवेश करता है और पश्चिम विक्षोभ जो है वो पैदा कर देता है, जिसे हम अभी थोड़ी देर पहले मावठ कह रहे थे, जिसे हम थोड़ी देर पहले मावठ कह रहे थे। तो शीतकालीन मानसून जो है वो लौटता मानसून जब होता है तो तमिलनाडु में वर्षा करता है। और इसमें एक चीज यहां देख रहे हैं कि भूमध्य सागर से जो ठंडी लहरें उठती है तूफान के रूप में, उन्हें हम जेट स्ट्रीम के नाम से, मावठ पश्चिम विक्षोभ के नाम से भी जाना करते हैं। तो फिर बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? तो आगे बढ़ते हैं। इसके द्वारा उत्तर भारत में 5 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसे मुख्य रूप से प्रभावित राज्य पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। यानी 5 सेंटीमीटर यानी नॉर्मल वर्षा कर जाता है, ऐसी बर्फ नहीं बना पाता है। ये तो आपको सुंदरता दिखाने के लिए इमेज ली गई है। इससे हिमालय क्षेत्र में हिमपात भी होता है। हिमालय क्षेत्र में हिमपात का मतलब है, हिम यानी होती है बर्फ, और वो तो पहले ही बर्फ का घर है। वहां हिमपात यानी हल्की हल्की बर्फ गिरने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन होता है तो पढ़ लेते हैं। ये वर्षा रबी की फसल के लिए अच्छी होती है। रबी की फसल कौन सी होती है? गेहूं होती है। खरीफ की फसल बाजरा होती है। रबी की फसल जो होती है उसके लिए ये अच्छा होता है जब ये 5 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं रबी की फसल में जो गेहूं होता है उसको जो बारिश चाहिए, जो वर्षा चाहिए, वो लगभग उसको 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए होती है। लेकिन कभी कभी जो है इसको साल के बाद में लास्ट में जब इसको काटा जाएगा उससे पहले जब सर्दी पड़ रही है उस समय 12.5% सेंटीमीटर जो है इसको और वर्षा की जरूरत होती है। 12.5 सेंटीमीटर इसको और वर्षा की जरूरत होती है, और उस और वर्षा से ही अपने आप को बहुत ही अच्छा साबित कर देता है। गेहूं जो होता है, कौन होता है? गेहूं की अगर किस्मों की बात करें तो रबी की फसल में महत्वपूर्ण स्थान कौन रखता है? गेहूं रखता है, जिसकी अलग अलग फसलें हुआ करती हैं। रोजो उसकी एक फसल हुआ करती है, सेरा उसकी एक फसल हुआ करती है, हीरा उसकी एक फसल हुआ करती है, लेरमी उसकी एक फसल हुआ करती है, कल्याण उसकी फसल हुआ करती है, सोना उसकी एक किस्म हुआ करती है, सोनालिका उसकी एक फसल हुआ करती है, और सोनार 64 उसकी एक किस्म हुआ करती है। तो कृषियों में जब हम देखते हैं तो रबी की फसल को देखते हैं, उसके लिए जो हिमालय क्षेत्र है उसका हिमपात अच्छा होता है। आगे देखिए, अब है गर्मी। वो कब? दिसंबर के महीने में शुरू होती थी और फरवरी तक रहती थी, लेकिन ये फरवरी खत्म होते ही मार्च में गर्मी शुरू हो जाती है, जो जून तक रहती है। कहां तक रहती है? सूर्य उत्तरायण होने की वजह से सूर्य जो उत्तरायण हो जाता है, इसका मतलब क्या है? सूर्य जब दक्षिण में गया, यानी सूर्य की किरणें जो है बढ़ते 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 इस तरफ आ गई, दक्षिण की तरफ आ गई। सूर्य की किरणें किस तरफ आ गई? दक्षिणायन हो गई, दक्षिण में गिरने लग गई। तो ये क्षेत्र जो है भारत का, ये ठंडा होने लग गया और यहां हो गई थी सर्दी। क्या हो गई थी? सर्दी। भाई मैं बता रहा हूं, सूर्य की किरणें जो है यहां सीधी गिर रही है मेरे ऊपर, लेकिन अब सीधी नहीं गिर रही है और कहीं से गिरने लग गई, तो उसको हम क्या कह देंगे? दक्षिण की तरफ चला गया। सूर्य की जो किरणें हैं वो दक्षिण की तरफ गिर रही है, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ ठंड बढ़ जाएगी। लेकिन सूर्य जो है धीरे धीरे यहाँ दक्षिण में है, अब धीरे धीरे बढ़ते 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 वापिस उत्तर में आके चमकने लग गया, तो यहाँ गर्मी हो गई। और गर्मी होते ही महीना शुरू हो गया, मध्य मार्च और मध्य जून जो है उसका टाइम शुरू हो गया। मतलब मार्च से मध्य जून तक का समय सूर्य उत्तरायण हो चुका है। इसका अर्थ आपको समझ में आ जाना चाहिए, सूर्य भारत के बिल्कुल ऊपर आ गया। सूर्य दक्षिण की तरफ चला गया तो भारत के उत्तर में ठंड हो जाएगी, और अब सूर्य जो है उत्तर में है तो भारत के दक्षिण हिस्से में वैसे ही ठंड रहती है और ज्यादा ठंड हो जाती है, बढ़ जाता है। इस ऋतु में उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में दिन के समय तेज गर्म और शुष्क हवाएं चलती है। अब गर्मी में तो लू चला करती है, जिसको क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? वो लोग लू का करते हैं। लू का मतलब होता है गर्म हवाएं। आप में से कई जने जानते हैं लू के, ये देखो लिखा हुआ है, लू के नाम से जाना जाता है, जो कि तेज और गर्म हवाएं होती है। क्या होती है? तेज और गर्म हवाएं। आगे बढ़े।
इस ऋतु में सूर्य क्रम से उत्तरायण होते जाने के कारण इस ऋतु के अंदर सूर्य जो है वो धीरे धीरे उत्तरायण ही उत्तरायण होता जाता है और उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन ITCZ उत्तर की ओर खिसकने लगता है और जुलाई 25 अक्षांश रेखा को पार कर जाता है। मतलब ये जो है ITCZ जो जोन है ये गर्म क्षेत्र को माना जाता है और सूर्य जब उत्तर की ओर जाता ही रहता है तो तापमान और अक्षांश दोनों गड़बड़ हो जाती है और तापमान पूरी तरह से यहां पे बढ़ जाता है। इस ऋतु में स्थलीय शुष्क और गर्म पवनें जब समुद्री आर्द्र पवनों से मिलती है, यानी इस गर्मी की ऋतु में स्थलीय शुष्क और गर्म पवनें जब समुद्री आर्द्र पवनों से मिलती है तो उन जगहों पर प्रचंड तूफान की उत्पत्ति हो जाती है। ये इतनी सी बात है, बहुत भयंकर गर्म क्षेत्र है और उसमें अचानक से ठंडी हवा आई तो वो दोनों जैसे ही टकराएगी तो प्रचंड तूफान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब आप सोचो, एक बहुत ठंडा रूम है और उसके अंदर से एक साइड में से कोई भाप वाला इंजन लगा के और अंदर से गरम गरम भाप छोड़ दो उस एसी वाले रूम में, तो वो टकराएगी दोनों हवाएं और वहां बन जाता है प्रचंड तूफान का रूप। क्या बन जाता है? प्रचंड तूफान का रूप। आगे देखिए, इसे मानसून का पूर्व चक्रवात कहते हैं और इससे ये लग जाता है ठंडी हवाएं जब कब आती है, अगर भारत के अंदर ठंडी हवाएं आ रही है इसका मतलब अरब सागर से मानसून रवाना हो चुका है और वो 13 जून को आएगा, उससे पहले 5 या 4 जून को ही ठंडी ठंडी हवाएं आने लग जाती है। और भारत का उत्तरी क्षेत्र इतना गर्म, उसमें ठंडी हवाएं जैसे आती है तो एक तूफान का रूप ले लेता है और कई बार चेतावनी आती है कि भयंकर तूफान आने वाला है, क्योंकि उसके पीछे आप देखते हैं 2 दिन बाद वर्षा भी आती है, क्योंकि तूफान के पीछे पीछे मानसून चलता है। कौन चलता है? मानसून चलता है। चक्रवात का भारत के विभिन्न जगहों पर स्थानीय नाम है जो निम्नलिखित है। तूफान जो होता है उसको नार्वेस्टर भी कहा जाता है। पूर्वी भारत के लोग, बंगाल, बिहार और झारखंड, उड़ीसा के लोग नार्वेस्टर के नाम से जानते हैं इसे। ये जो तूफान आता है, यानी कि तूफान जो है मानसून के आने से पहले की जो गर्म हवा जो है उसमें तूफान की ठंडी हवा जो है वो मिलने की वजह से बड़ा चक्रवात बनता है और इसको ये 4-5 राज्यों के लोग, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और बिहार के लोग नार्वेस्टर के नाम से जानते हैं। ये चाय, जूट और चावल की खेती के लिए उपयुक्त होता है। चाय के लिए अच्छा होता है, जूट की खेती के लिए अच्छा होता है और चावल के लिए अच्छा होता है। कौन? ये तूफान नार्वेस्टर। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। चाय, जूट और चावल के लिए। चावल आपको पता है, चावल की जो फसल होती है ना वो रबी खरीफ दोनों की फसल है, क्योंकि उत्तरी भारत में अलग समय में होती है और दक्षिणी भारत में अलग समय में होती है। चावल जो होता है उसको 25 सेल्सियस से ज्यादा तापमान चाहिए होता है। चावल को जो है लगभग 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश चाहिए होती है। कृष्णा, पद्मा, जमुना, IR8 इसकी कई किस्में हुआ करती है अलग अलग। अमन, ओस, बोरो, इसकी कई क्वालिटीज होती है। आगे देखिए, वर्षा ऋतु यानी बारिश का मौसम। वर्षा ऋतु मतलब बारिश का मौसम। इस ऋतु का समय मध्य जून से सितंबर होता है। जून से लेकर सितंबर तक कौन सी वर्षा ऋतु होती है? देखो, इससे पहले कौन सी? सर्दी, गर्मी, वर्षा पढ़ रहे हैं हम। सर्दी पड़ी, गर्मी पड़ी। सर्दी दिसंबर से फरवरी तक, मार्च से अप्रैल, मई, जून तक हमने क्या देख लिया? हमारा जो है सर्दी का समय, गर्मी का समय सर्दी के बाद। और अब है वर्षा, जून से शुरू होती है, क्योंकि 13 जून से तो मानसून आता ही है, तो जून से शुरू होगी और सितंबर में मानसून जो है वापस लौट जाता है, जिसे मानसून प्रत्यावर्तन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मानसून प्रत्यावर्तन। इस समय उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। किसका? निम्न यानी कम वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ जो हमने देखा था उत्तर की ओर हुआ, शिवालिक के पर्वत पाद तक चला जाता है। शिवालिक यानी हिमालय को 4 हिस्सों में पढ़ा जाता है। मध्य हिमालय, इससे बड़ा हिमालय वृद्ध हिमालय, और इसके बाद जो होता है लास्ट में वो लघु हिमालय होता है। कौन सा होता है? लघु हिमालय। और जो इसके लास्ट होता है जिससे भारत टच होता है, भारत का उत्तरी मैदान टच होता है, उसको शिवालिक हिमालय कहते हैं। और यहां से भारत का उत्तरी क्षेत्र शुरू हो जाता है। कौन शुरू हो जाता है? भारत का उत्तरी क्षेत्र शुरू हो जाता है। भाई कौन सा क्षेत्र शुरू हो जाता है? शिवालिक से भारत का उत्तरी क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो इसको पर्वतपाद के नाम से भी जाना जाता है।
इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर सिंधु गंगा मैदान में लंबाकार निम्न दाबीय मेखला का निर्माण होता है, जिसे मानसून का खड्डा कहते हैं या मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। आप सिर्फ इतना याद रखें, हम जब से अब जो 3 स्लाइड पिछली गई उसमें सर्दी, गर्मी और वर्षा की बात कर रहे हैं। सर्दी कब? दिसंबर से फरवरी। गर्मी कब? मार्च से लेके जून तक, और जून से सितंबर तक मानसून वापस जा रहा है तो वर्षा होती रहती है। इस समय तो मानसून का समय है, क्योंकि 13 जून से मानसून आ जाता है और सितंबर तक चलता है। तो पूरा भारत पानी पानी, पूरा भारत पानी पानी, तू भी पानी पानी और मैं भी पानी पानी, पूरा पानी पानी। अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ उत्तर की ओर खिसक जाता है। ये चीज हम देख चुके हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया, क्योंकि वर्षा ऋतु जो है वो कब आती है? सर्दी कब आती है, वर्षा कब आती है और गर्मी कब आती है। आपको सिर्फ ये याद रखना है। इस निम्न दाब को भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध का मतलब मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया, ये गोला और इसको 2 भाग कर दो तो गोलार्ध हो जाएगा। ये ग्लोब है, ये ऊपर वाला जो है उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, नॉर्थ और साउथ। जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें जो दक्षिणी पूर्वी वाणिज्यिक पवनें चलती थी, दक्षिण और पूर्व की तरफ जो हवाएं चलती है दक्षिण गोलार्ध में, वो विषुवत रेखा को पार करने के बाद मुड़ जाती है। इसका मतलब ये क्या है? देखिए, वाणिज्यिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। किस तरफ मुड़ जाती है? मुड़ जाती है। जैसे कि ये एक गोला है, ये क्या है? गोला। इसको एक गोला मान लो। कोई हवा इस दक्षिणी गोलार्ध से आधी दूर तक आई और उसके बाद मुड़ के इस तरफ चली गई, तो फिर बताओ मौसम चेंज होगा कि नहीं होगा? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए मैं एक चीज लाता हूं, देखिए समझिए इस चीज को। ये हमारा ग्लोब है। ये क्या है? ग्लोब। आपको कम दिखेगा, इसको पास से देखो। ये ग्लोब है। कोई हवाएं ये आधी दूर तक आई, कोई हवाएं यहां से आके यहां तक तो बिल्कुल सीधी आ रही है और यहाँ सीधे आने के बाद यहाँ से चेंज होकर दूसरी तरफ चली जाती है। तो फिर बताओ मौसम चेंज होगा कि नहीं होगा? उसी को यहाँ क्या कह रहे हैं हम? उसी को हम ट्रेड वाइंड कह रहे हैं, जो बदल जाती है। और ये फेरल का नियम है। किसका नियम है? दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों का रूप ले लेती है। धीरे धीरे वो दक्षिण पश्चिम मानसून में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? दक्षिण पश्चिम में। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति का संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम जो है वो तेज हवाएं होती है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। सिर्फ हवाएं चेंज हो रही है, कभी इधर जा रही है कभी इधर जा रही है, लेकिन हवाएं जैसे ही गोलार्ध को चेंज करती है, गोलार्ध मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि मतलब एक पूरा गोला होता है, उसमें आधी दूर तक तो हवाएं जो है सीधी चलती है, फिर टेढ़ी हो जाती है, इधर हो जाती है उधर हो जाती है, तो मौसम बदल जाता है। जेट स्ट्रीम का प्रभाव दिखाई देता है। देखिए इससे आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सर्वप्रथम जो है अंडमान एवं निकोबार तट पर 25 मई को पहुंचता है। कहां पहुंचा है? अंडमान और निकोबार द्वीप जो तट है हमारा। देखिए भारत का जो मानसून है वो कैसे भारत में आ रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इसका, इसको ध्यान से समझना है। भारत का जो मानसून है वो जैसे ही अरब सागर से आएगा तो अंडमान निकोबार की तरफ और बंगाल की खाड़ी की तरफ से आएगा तो अंडमान निकोबार की तरफ पहुंचेगा, तो 25 मई को पहुंचेगा। कब पहुंचेगा? 25 मई को। सर्वप्रथम अंडमान निकोबार तट पर 25 मई को पहुंचता है। कब पहुंचता है? 25 मई को। फिर 1 जून को तिरुवनंतपुरम एवं चेन्नई तक पहुंचता है। पहले अंडमान निकोबार में आएगा, फिर तिरुवनंतपुरम चेन्नई में आएगा, और उसके बाद जो है 5 से 10 जून, लगभग 13 जून के आसपास आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले 5 से 10 जून तक कोलकाता और मुंबई को छूता है। किसको छूता है? कोलकाता और मुंबई को छूता है। और 10 से 15 जून के बीच पटना, अहमदाबाद, नागपुर को अपनी पकड़ में ले लेता है और फिर तेजी से पूरे भारत में फैल जाता है। ये डेट पक्का याद रखना आप। भारत में जो मानसून है वो 25 मई को प्रवेश नहीं करेगा, अंडमान निकोबार में आएगा पहले, फिर तिरुवनंतपुरम की तरफ 1 जून को बढ़ेगा, 5 से 10 जून को कोलकाता और मुंबई में मिलेगा आपको, और 10 से 15 जून को अहमदाबाद की तरफ मिलेगा। कहां मिलेगा? अहमदाबाद की तरफ। यहां तक समझ में आ गया आपको? आगे देखिए, 15 जून के बाद लखनऊ, दिल्ली, जयपुर जैसे शहरों तक पहुंचता है।
15 जून को कहां पहुंचेगा? दिल्ली, लखनऊ और जयपुर जैसे शहरों की तरफ पहुंचेगा। भारत में ग्रीष्म यानी गर्मी के ऋतु में मानसून का आगमन जो है मानसून विस्फोट कहलाता है। 15 जून के बाद लखनऊ, दिल्ली और जयपुर जैसे शहरों की तरफ बढ़ गया और भारत में ग्रीष्मकालीन जो मानसून है वो मानसून विस्फोट कहलाता है। भारत में मानसून गर्मी में आता है तो वो मानसून विस्फोट के नाम से जाना जाता है, जब वो पूरी तरह से फूट जाता है। इसलिए क्योंकि आगमन के साथ एकाएक भारी वर्षा होती है, एकदम से भारी वर्षा होने लग जाती है जून के मध्य में, तो उसको कहते हैं मानसून फूट गया, मतलब मानसून विस्फोट। पहले अंडमान निकोबार से, फिर चेन्नई, फिर धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। आगे देखिए, भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में बढ़ जाता है। दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो भारत में ये प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है क्या कहलाता है? ये प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, ये प्रायद्वीपीय आकृति, इससे दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो यहां से बंगाल की खाड़ी की तरफ इधर से इधर घुसता है और एक इधर से इधर घुसता है, क्योंकि यहाँ अरब सागर है और यहाँ बंगाल की खाड़ी है। ये क्या है? अरब सागर, और ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। अरब सागर की शाखा जो है भारत के पश्चिम तट से यहां से गुजरेगी और अंदर की तरफ पश्चिम घाट पर्वत, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, यानी ये जो भारत में मानसून आया है, एक बार फिर से समझो इसको, ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, और ये मैं शॉर्ट इसलिए लिख रहा हूं कि मैं इसको पढ़ा चुका हूं पहले के वन शॉर्ट में। तो अरब सागर से जो है और बंगाल की खाड़ी से यहां से मानसून दो भागों में बंट गया। कितने भागों में बंट गया? दो भागों में। और यहां से प्रवेश करेगा तो इस क्षेत्रों में बारिश करेगा, और इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ से प्रवेश करेगा तो इन क्षेत्रों में बारिश करेगा। तो अगर मान लो अरब सागर से घुसा, अरब सागर की शाखा से घुसा, तो पश्चिमी तट, ये जो तट है भारत का, ये पश्चिमी तट कहलाता है, और ये वाला जो तट है पूर्वी तट कहलाता है। पूर्वी तट में जो मानसून आता है बंगाल की खाड़ी से आता है, और पश्चिम तट में जो आएगा अरब सागर से आएगा। पश्चिम घाट पर्वत, महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में यह बारिश कर देगा, यानी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में यह वर्षा कर देगा। आगे देखिए, अरब सागर शाखा जो है, अरब सागर वाली शाखा यानी भारत के इस हिस्से में दो रूपों में इधर से और इधर से गया। इधर वाली अरब सागर की शाखा थी जो यहां वर्षा करेगी, और ये पश्चिम घाट है। कौन सा घाट है? पश्चिम घाट। यहाँ पे क्या हुआ? भारत के पश्चिम घाट पश्चिम ढाल पर तटीय भाग की तुलना में अधिक वर्षा है, यानी इन तटों की बजाय यहां वर्षा अच्छी होने लग जाती है। उदाहरण स्वरूप महाबलेश्वर, क्या बात है, 650 सेंटीमीटर वर्षा कर देता घुसते ही, और मुंबई महाराष्ट्र में आप देखेंगे 190 सेंटीमीटर वर्षा क्यों हो जाती है? फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, यह हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, और मानसून जो है अरब सागर की तरफ भी आएगा और बंगाल की खाड़ी की तरफ भी आएगा। अरब सागर के पास जो है वो पश्चिम तट है, और बंगाल की खाड़ी वाला पूर्वी घाट है। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट भी कहते हैं। यहां से मानसून आएगा तो यह महाराष्ट्र में अच्छी बारिश करेगा, और महाराष्ट्र में भी देखो महाबलेश्वर में 650 सेंटीमीटर के बाद मुंबई जो है 190 सेंटीमीटर वर्षा कर देता है। पश्चिम घाट है या नहीं ये बताओ मुझे, है ना? तो ये चीज याद रखनी है। पर्वत के पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा काफी कम होती है, क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश है। यहाँ वर्षा कम हो जाती है कई कई जगह इससे आगे निकलने के बाद, क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश है। और पुणे में मात्र 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पूना जो है वह मात्र और मात्र 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है? मात्र और मात्र 60 सेंटीमीटर। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरब सागर की शाखा राजस्थान से गुजरती है, लेकिन कम वर्षा होती है, हिमालय से टकराती है तथा जम्मू कश्मीर और हिमालय प्रदेश के पर्वतीय ढालों से भी टकराती है। राजस्थान से जैसे ही गुजरेगी ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ चली गई और सीधी टकराने लग जाएगी कई क्षेत्रों से। राजस्थान से गुजरने के बावजूद इस मानसूनी शाखा के द्वारा वहां वर्षा नहीं हो पाती है, जिसके दो प्रमुख कारण है। राजस्थान में वर्षा नहीं करता है मानसून, बहुत कम करता है। क्यों करता है? इसके पीछे क्या कारण है? एक तो अरावली पर्वतमाला मैंने कुछ देर पहले आपको बताई, ये जो पहाड़ियां हैं ये गुजरात से निकलती है, खेड़बरम से। कहां से? गुजरात के खेड़बरम से दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक है। कहां तक है? दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक है, और 692 किलोमीटर तक फैली हुई है। इन पहाड़ियों की वजह से मानसून उन पहाड़ियों के उधर से गुजर जाता है। मान लो कि यहां पहाड़ियां हैं तो मानसून उधर से ही गुजर गया, इन पहाड़ियों की तरफ। इस तरफ मानसून आया ही नहीं, और इस तरफ मानसून नहीं आया, इस वजह से राजस्थान में बारिश नहीं हुई, और मानसून इस अरावली के सारे सीधा हिमालय से जाके टकरा गया। इसलिए बेचारा राजस्थान बिना पानी के रह गया। गुस्सा आया मुझे, इसलिए इतना तेज बोला मैं, है ना, क्योंकि राजस्थान को छोड़ के निकल जाता है। गारो, खांसी, जयंतिया पानी आप सब जानते हैं।
कीपनुमा आकृति में फैली हुई है, समुद्र की ओर खुली हुई है, अतः बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं यहाँ टकराकर अत्यधिक वर्षा कर देती है। आपने देखा मेघालय के अंदर, मेघालय की पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ अच्छी वर्षा क्यों होती है? क्योंकि ये इनसे जैसे ही मौसम टकराएगा, हवाएं जैसे ही टकराएगी, सारा का सारा पानी वहीं डाल देगी। तो गारो, खासी और जयंता जो पहाड़ी है वह अच्छी बारिश इसी वजह से हो पाती है। अल-नीनो और भारतीय मानसून, ये अल-नीनो जो है इसका प्रभाव पड़ता है, ये एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5-10 साल बाद प्रकट होता है। ये भारत के मानसून को प्रभावित कर देता है। ये हमारे यहाँ नहीं है, ये पेरू देश के अंदर है। वहां से जो हवाएं आती है उनको वो पहले ही चालू और बंद कर देता है, यानी कम ज्यादा कर देता है, वहां से कम ज्यादा हो जाती है। कोई मशीन नहीं है, ये क्लाइमेट और जलवायु के कारण होता है और इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा और बाढ़ और मौसम चेंज होता रहता है। तो अल-नीनो प्रभाव जो है बड़ा खतरनाक होता है, उसकी वजह से कई जगह अकाल पड़ जाता है और कई जगह अच्छा मौसम हो जाता है। इस तंत्र में महासागर और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती है, मौसम बदलता रहता है और मौसम भी जो है वायुमंडल में भी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें भी चेंज देखने को मिलता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में ये पैरों के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है, यानी कि पूर्वी प्रशांत महासागर में देखें तो पेरू के तट पर ये दिखाई देता है। कौन? ये मैरियाना खाई है, पेरू के तट पर दिखाई देता है और इससे अल-नीनो से बहुत प्रभाव पड़ता है। अल-नीनो भूमध्य उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, इसमें भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। मैंने आपको बताया अल-नीनो के लिए सिर्फ इतना याद रखो, अल-नीनो से चाहे कोई सी भी कंट्री है उसका मौसम प्रभावित होता है। अकाल, वर्षा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि सब इस पे डिपेंड करती है। ये पेरू देश में, किस देश में? पेरू देश में मौसम जो है वहां से प्रभावित हो जाता है। अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा, ठंडी धारा होती है हम्बोल्ट, प्रतिस्थापित हो जाती है, मतलब बदल जाती है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। पेरू का जो तट है वहां का तापमान जो है एकदम से बढ़ जाता है। अगर पेरू तट का तापमान बढ़ेगा तो भारत का तापमान भी बढ़ेगा और इससे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं किसके? पेरू के इस तट से अगर अल-नीनो प्रभाव शुरू हो गया, कौन? अल-नीनो प्रभाव शुरू हो गया जो 8-10 साल में एक बार होता है, तो उससे भारत की जलवायु बदल जाती है। भारत की जो है जलवायु और मौसम बदल जाता है। उसके क्या परिणाम होते हैं? भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति आ जाती है। भूमध्य रेखा पर जो वायुमंडलीय हवाएं चलती है वो भी बदल जाती है, उसमें भी विकृति आ जाती है। समुद्र जल का जो वाष्पीकरण हो रहा था वो नियमित हो रहा था, वो भी अनियमित हो जाता है। ध्यान से समझना, इस पेरू के अल-नीनो से भारत का मौसम बदल रहा है। क्या परिणाम दिखाई दे रहे हैं? भूमध्य रेखा जो बीच में से भारत से थोड़ी सी नीचे, उसका जो मौसम है वो चेंज हो गया, उसकी हवाएं चेंज हो गई। समुद्र में से जो वाष्पीकरण यानी पानी उड़ उड़ के ऊपर जा रहा था वो भी चेंज हो गया। अल-नीनो ने जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। पलवक की मात्रा में कमी आई जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट गई, यानी समुद्र का तापमान बढ़ने लग गया। पलवक में कमी आई मतलब ठंडक में कमी आई और मछलियां मरने लग गई। ये सारा परिणाम इस पेरू तट से जो अल-नीनो का प्रभाव है उसका प्रभाव यहां देखने को मिल रहा है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। अल-नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है बालक ईसा, क्योंकि ये धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस यानी 25 दिसंबर के आसपास आती है, इसलिए इसको बालक ईसा कह देते हैं। धारा मतलब एक हवा आती है, कहां से? पेरू के तट से। समझो इस बात को, अल-नीनो क्या है? पेरू के तट से एक हवा आती है, उसको हम कहते हैं अल-नीनो प्रभाव। क्या कहते हैं? अल-नीनो प्रभाव। इस अल-नीनो में ये हवा आगे की तरफ बढ़ेगी और जैसे ये बढ़ेगी तो अगर ये खतरनाक वाली है तो भारत के मौसम को खराब कर देगी, यहाँ की जलवायु को भी पूरी तरह से खतरनाक माहौल यहाँ पे क्रिएट कर देगी। मछलियां मरने लग जाएगी, भूमध्य रेखा की हवाएं बदल जाएगी, समुद्र पे जो वाष्पीकरण होता है, पानी उड़ता है जिससे मानसून बनता है वो भी बदल जाएगा। अब मुझे बताओ, अल-नीनो का प्रभाव अगर हुआ पेरू तट वाले का तो मानसून जो है वो बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मानसून बनता है जैसे कि ये समुद्र है और इस पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो पानी होता है गर्म, गर्म होकर पानी ऊपर उठता है, उसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। वो पानी ऊपर उठ के जो है, ऊपर उठने के बाद वहां पे हम देखेंगे कि बादल बनते हैं। क्या बनते हैं? बादल बनते हैं और उन बादलों से फिर होती है वर्षा। बादलों से क्या होती है? वर्षा। अब ना तो पानी गर्म
ना वाष्पीकरण, मतलब वाष्पीकरण हुआ ही नहीं, वाष्पीकरण हुआ ही नहीं तो मानसून बना ही नहीं, बादल ही नहीं बने, बादल नहीं बने तो मानसून नहीं बना, मानसून नहीं बना तो वर्षा नहीं होगी। तो प्रभाव किसका? अल नीनो का। किसका? अल नीनो का। सन 1990 से 91 में अल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला और अकाल पड़ेगा। इसके कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून का आगमन 5 से 15 दिन की देरी से आया, क्योंकि समुद्र में वाष्पीकरण हुआ ही नहीं। आप अगर किसी भगोनी में या तपेले में पानी गर्म करते हैं, नीचे से तापमान लगेगा तभी तो वाष्पीकरण होगा, ऊपर जाएगा। तो वैसे ही समुद्र में भी वाष्पीकरण होता है, वो पानी ऊपर जाता है, उससे बादल बनते हैं और फिर वर्षा होती है। वर्षा उन्हीं बादलों से होती है फिर अलग अलग क्षेत्र में, जिसको संवहन प्रक्रिया कहते हैं हम, ठीक है ना। अब वन शॉट में तो शॉर्ट में बतानी पड़ती है सारी चीजें, है ना, लेकिन आप कोशिश करना कि एग्जाम से पहले 11th में तो वन शॉट पर्याप्त है, 12th में शुरू से पढ़ना है। आप इस चीज को ध्यान से अभी सुन लेना, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे वादा करो कमेंट बॉक्स में। तो 10-15 दिन की देरी से आता है। आगे देखिए, मानसून का प्रारंभ यानी मानसून की शुरुआत जो है वो पूरे भारत में आपने देखा अंडमान निकोबार से होते हुए फिर वो चेन्नई में होते हुए धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन वास्तव में जो आरंभ है वो 13 जून को होता है। कब होता है? 13 जून को जो है मानसून केरल में प्रवेश करता है, केरल से प्रवेश, केरल से प्रवेश। और सबसे पहले जो वर्षा करता है पूरी तरह से पश्चिम घाट में शुरुआती वर्षा, पश्चिम घाट में वर्षा करता है। कहां करता है? पश्चिम घाट में शुरुआती वर्षा करता है। ये चीज हमने थोड़ी थोड़ी पहले ही देख ली थी। आगे बढ़ते हैं। मानसून में विच्छेद, जैसे मानसून 13 जून को आया, 13 जून को आया और उसने 25 जून तक, कब तक? 25 जून तक लगातार वर्षा की। क्या किया उसने? 25 जून तक लगातार वर्षा की। मानसून ने कब तक लगातार वर्षा की है? 25 जून तक उसने जबरदस्त वाली वर्षा की। फिर वो है अगले 7 दिन तक वर्षा नहीं कर रहा है, अगले 7 डेज तक जो है वर्षा नहीं हो रही है। फिर 7 दिन बाद हम देखते हैं कि वो वापस जून के बाद जुलाई में वापस वर्षा करता है। कब करता है? जुलाई में वापस वर्षा करता है, फिर रुक जाता है 15 जुलाई तक, यानी 1 से लेकर 1 जुलाई को फिर वर्षा करता है और 15 जुलाई को फिर करता है और बीच में रुक जाता है। यानी बीच बीच में रुक रुक कर जो बारिश कर रहा है इसको हम कह रहे हैं मानसून विच्छेद। क्या कह रहे हैं? मानसून जो है रुक रुक के जो वर्षा कर रहा है उसको हम मानसून विच्छेद के नाम से जान रहे हैं। किसके नाम से जान रहे हैं? मानसून विच्छेद के नाम से। यहां तक आगे समझ में? आगे देखिए, मानसून का निर्वर्तन। आप जानते हैं कि मानसून जो है भारत के अंदर इस तरफ से यहां से प्रवेश करेगा और जब प्रवेश करेगा उस समय जून का महीना है। किसका है? जून का। और इस पूरे भारत में मानसून जो है अलग अलग क्षेत्रों में घूमता रहता है और अपनी बारिश को करता रहता है। लास्ट में वो पूरी जगह घूम के इस प्रकार से जब वापस जा रहा है भारत से, उस समय उसका जाना जो है वो निवर्तन के नाम से जाना जाता है। और मानसून का जो समय होता है वो जून से लेकर, कहां से लेकर? जून से लेकर सितंबर तक होता है। कब तक होता है? जून से लेकर सितंबर तक, 4 महीने तक भारत में मानसून रहता है। मानसून का रुक रुक कर वर्षा करना, रुक रुक कर मानसून वर्षा, रुक रुक कर मानसून वर्षा मानसून विच्छेद है। क्या है? मानसून विच्छेद। ये तो इससे पीछे वाला था, ये चीज आपको लिख लेनी अपने नोट्स में, ठीक है। और मानसून का जून में आना, जून में आना और कब जा रहा है वापिस? सितंबर में जाना मानसून निवर्तन है। मानसून निवर्तन है, लौटना। निवर्तन का मतलब क्या होता है? लौटना। ये चीज भी आपको अपने नोट्स में लिखनी है, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ रहा है? मानसून विच्छेद क्या है? मानसून विच्छेद, मानसून लिख लेना है आपको ये चीजें। मानसून विच्छेद मानसून का रुक रुक कर वर्षा करना,
रुक रुक कर वर्षा करना मानसून विच्छेद के नाम से जाना जाता है। और ये मैंने इसलिए बनाया है, पूरी तरह से आप देख रहे हो उटल फुटल क्या कर दिया सर आपने, ठीक है ना। तो ये जो मैंने बनाया है ये तो आपको समझाने के लिए बनाया कि मानसून इस प्रकार से घूमता है। बाकी याद आपको ये कॉलम जो दिखाई दे रहे हैं वो ही करने हैं। यहां तक आ गया समझ में। तो मानसून निवर्तन का मतलब होता है मानसून का लौटना, मानसून का लौटना। यहां तक आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। भारत की मानसून वर्षा की प्रमुख विशेषताएं, भारत में जो मानसून है उसकी विशेषताएं क्या क्या है। मौसमी प्रकृति का होना, भारतीय मानसून आप सब जानते हैं कि भारत का जो मानसून है वो कृषि के लिए जुआ है। कृषि जब होती है जब मानसून आता है, तो इसकी प्रकृति जो है वो मौसम पर आधारित है। अच्छा मौसम होगा तो मानसून बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखो जून से सितंबर माह के दौरान होती है वर्षा। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा की प्रकृति मौसमी है, जो कि जून सितंबर माह के दौरान होती है। एक तो भारत का जो मानसून है उसकी हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं। एक तो भारत का जो मानसून है वो मौसम पे चलता है। किस पे चलता है? मौसम पे, जो कि गलत है भाई, उसको मौसम पे नहीं चलना चाहिए। उसका मौसम बना तो बारिश, नहीं तो वर्षा नहीं होगी। तो ये पहला पॉइंट बहुत आसान है। दूसरा, ऊंचावच के द्वारा नियंत्रित, मतलब पर्वतों में अच्छी वर्षा कर रहा है, पठारों में अच्छी वर्षा कर रहा है, पश्चिम मरुस्थल में वर्षा कर ही नहीं रहा है, यह कहलाता है ऊंचावच का नियंत्रण। मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से ऊंचावच अथवा भू आकृति के द्वारा नियंत्रित होती है। यथा पश्चिम घाट के पवनाभिमुख की ढाल पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस प्रकार उत्तरी पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए भी वहां की पहाड़ियां और पूर्व हिमालय जिम्मेदार है। यानी कि देखो पहाड़ियां जाओगी, आपने देखा ना गारो जयंती और जो पहाड़ियां थी, गारो और जयंती पहाड़ियों में वर्षा ज्यादा क्यों हो रही थी? क्योंकि पहाड़ियां जो होती है वो वर्षा को वहां का वहीं रोक लेती है। हवा को रोका मतलब मानसून को रोका, मानसून रुका तो वर्षा होगी। जैसे अरावली को हमने देखा, इस राजस्थान में वर्षा नहीं आई क्योंकि अरावली ने आने ही नहीं दिया, वहीं करवा ली सारी वर्षा। और यही कारण है कि राजस्थान के झालावाड़ में ज्यादा वर्षा होती है। मैं इतनी सी बात बता रहा हूं कि वर्षा जो होती है, बारिश जिसे हम कहते हैं, रेन जिसे हम कहते हैं, वर्षा उस स्थान पर ज्यादा होगी जहां पेड़ पौधे और पहाड़ियां ज्यादा होगी, तो मानसून वहीं गिर जाएगा। अगर समतल क्षेत्र है जैसे पश्चिम राजस्थान का क्षेत्र, वहां वर्षा कम होगी। इसलिए गारो और जयंतियां जो पहाड़ियां थी, मेघालय की पहाड़ियां हैं, वहां वर्षा ज्यादा होती है। तो ये क्या कहलाता है? ऊंचावच, यानी ऊंचे नीचे के कारण। ये पॉइंट हमने देखा है पहले भी। आगे देखिए, समुद्र से दूरी, समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून की वर्षा की मात्रा कम चली जाती है। अब देखो मुंबई के अंदर हमने देखा कि 199 के आसपास वर्षा हो रही थी। क्या कारण था? क्योंकि मुंबई जो है समुद्र के तट पर है, ये समुद्र है और मुंबई यहां बसा हुआ है। चेन्नई में भी अच्छी होती है। तो जहां समुद्र की दूरी जितनी पास होगी वर्षा वहां उतनी ज्यादा होगी। अब राजस्थान समुद्र से कितना दूर बैठा है, इसलिए वहां वर्षा कम होती है। समुद्र से बढ़ती दूरी जो होती है, मानसून की जो वर्षा होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, पटना में 105, इलाहाबाद में 76 और दिल्ली में 56। देखो ये जो आंकड़ा दिया गया बड़ा इंटरेस्टिंग दिया गया। ये ऐसे बढ़ता रहता है मानसून इस प्रकार से, और ये शहर ऐसे आ रहे हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आया 119 सेंटीमीटर वर्षा कर रहा है। कितनी कर रहा है? उससे आगे मानसून जैसे आया धीरे धीरे पटना बिहार की तरफ आ गया। तो पटना बिहार में जो है ये आपका कोलकाता है, पटना बिहार में और कम वर्षा कर दी इन्हें 105 सेंटीमीटर। फिर धीरे धीरे भी इलाहाबाद की तरफ आया, वहां 76 सेंटीमीटर पे आ गया। फिर दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में आते आते इसने क्या कर दिया? 56 सेंटीमीटर। और राजस्थान में पहुंचेगा जब तो 10-15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये बारिश यानी वर्षा जो है इस प्रकार होती है, जो समुद्र से दूरी के कारण प्रभावित होती है। वर्षा की अवधि अनिश्चित होना, राजस्थान में नहीं पूरे भारत में हर जगह वर्षा की जो अवधि है वो अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है, यानी फिक्स नहीं है कि इतनी वर्षा होगी। किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के लिए आर्द्र दौरों में आती है। वर्षा के इस दौर में कुछ सूखे अंतराल में जिसे विभंग या विच्छेद कहा जाता है, यानी कि मौसम आया, मानसून आया और फिर थोड़े दिन रुक गया। अभी पढ़ा ना हमने कुछ देर पहले, मानसून विच्छेद, फिर वापिस वर्षा की और फिर थोड़े दिन रुक गया, फिर की। तो ये मानसून विच्छेद जो होता है वही वर्षा की अनियमितता या अनिश्चितता कहलाता है। तो इसको मैं मानसून विच्छेद भी कह सकता हूं। मानसून विच्छेद, यही एक कारण है, मानसून विच्छेद। समझ गए?
वर्षा के इन विच्छेदों का संबंध उन चक्रवाती अवदाबों से है जो कि बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बनते हैं, मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। इन अवदाबों की बारंबारता और गहनता के अलावा अपनाए गए सारे मार्ग वर्षा को स्थानिक वितरण को निर्धारित करते हैं। आपको कई बार मैं स्पीड से पढ़ता हूं, जब आप सोचते हैं यार सर ये क्या पढ़ गए, लेकिन मैं उस चीज को समझाता हूं आपको फिर कि ये क्या बताना चाह रहा है। वर्षा की अवधि अनिश्चित है, मतलब राजस्थान नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व में भी वर्षा जो है वो निश्चित समय पर नहीं आती है, कभी कम कभी ज्यादा, उसी को कहते हैं वर्षा की अनिश्चितता। अब जैसे कैसे एक एग्जांपल देते हैं, वर्षा की अनिश्चितता का मतलब है कि जैसे मानसून आया, 10 दिन वर्षा फिर धीमा हो गया, फिर 5 दिन वर्षा फिर धीमा हो गया। मानसून तो 4 महीने रहता है भारत में, लेकिन 4 महीने लगातार वर्षा कहीं भी नहीं होती, रुकता रहता है, करता रहता है, जिसको मानसून विच्छेद कहते हैं। 3-4 चीजें एक बार रिपीट करा रहा हूं। मानसून आके जब लौटता है, जून में आता है और सितंबर में जाता है, उसको मानसून प्रत्यावर्तन कहते हैं या मानसून का लौटना कहते हैं। निवर्तन मतलब जा रहा है या खत्म हो रहा है या लौट रहा है, समझ गए। प्रत्यावर्तन कह दो, निवर्तन कह दो या लौटना कह दो। मानसून निवर्तन, प्रत्यावर्तन और लौटना एक ही चीज है। विच्छेद मतलब रुक रुक के वर्षा कर रहा है, विच्छेद मतलब रुक रुक के वर्षा कर रहा है, ये चीज हमने देखी है। मूसलाधार वर्षा होना, भारत में गर्मी की ऋतु में ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी का अपरदन हो जाता है, यह भी एक नुकसान है। ज्यादा मूसलाधार बारिश नहीं होना चाहिए। भारत में मानसून की विशेषता पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और 5 विशेषताओं को हम देख चुके हैं। कितनी विशेषताओं को? 5 विशेषताओं को। इसके बाद का कारण है अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान, यानी भारत में जो मानसून है वो अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। भारत की कृषि प्रधान देश है, भारत में एग्रीकल्चर ही सब कुछ है, एग्रीकल्चर पे पूरा भारत टिका हुआ है, कृषि पे। तो मानसून का अत्यधिक महत्व है यहाँ पे। लेकिन कभी कभी मानसून नहीं आता, अल नीनो पेरू तट वाला कभी कभी बीच में रोड़ा फंसा देता है, दिक्कत पैदा कर देता है, तो इस वजह से मानसून डिस्टर्ब होता है। क्योंकि देश में होने वाली कुल वर्षा का 3/4 भाग दक्षिण पश्चिम मानसून का होता है, यानी वर्षा जो है उसका 3/4 1/3 जो भाग है वो मानसून से, दक्षिण पश्चिम से मानसून से होता है। मैं तो ये कहूं कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पे है, क्योंकि 58% लोग यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, तो सारा खेल खेती का ही है। भारत में किसका है? खेती का ही। तो फिर बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। 6 पॉइंट हम देख चुके हैं मानसून की विशेषता में। आगे देखिए, स्थानिक वितरण में असमानता का होना। स्थानिक वितरण में असमानता बहुत बड़ी बात है। भारत में आप राजस्थान को देखो, कम वर्षा है, गुजरात को देखो, उससे थोड़ी सी वर्षा ज्यादा है, केरल की तरफ चले जाओ ठीक ठाक वर्षा है, मौसिन राम में जाओ 1080 सेंटीमीटर वर्षा हर दिन वर्षा हो जाती है वहां पे, जबकि जैसलमेर में देखो आप 9 सेंटीमीटर वर्षा पूरे साल में होती है राजस्थान में। तो ये स्थानिक वितरण है जिसमें असमानता पाई जाती है, आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल देख लो यहाँ पे, भारत में मानसूनी वर्षा का जो वितरण है वो असमान है, भिन्नता पाई जाती है, जो कि 12 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के रूप में पाई जाती है। कहीं देखो आप 9 सेंटीमीटर, ये तो 12 से 250 बता रहे हैं, मैं आपको इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ 9 सेंटीमीटर जैसलमेर में और मौसिन राम में 1080 सेंटीमीटर, कितना फर्क है। ये स्थान के आधार पर असमानता है या नहीं है, तो इसी को कहते हैं स्थानिक वितरण में असमानता। वर्षा होने में विलंब, कभी कभी वर्षा जून में आनी होती है लेकिन लेट होकर जून के लास्ट सप्ताह तक आती है, जबकि पहले सप्ताह में वेट करते रहते हैं और मानसून का समय निकल जाता है। तो उससे क्या होता है, भारत में अनेक बार या संपूर्ण देश अथवा इसके किसी एक भाग में वर्षा की शुरुआत काफी देर से होती है, जो कि कृषि प्रारूप के प्रतिकूल प्रभाव डालती है। प्रतिकूल मतलब अपोजिट प्रभाव डालती है। कभी कभी समय पर वर्षा नहीं होती है, इससे भारत की कृषि जो है वो चौपट हो जाती है, उसको भयंकर नुकसान होता है और इस नुकसान का खामियाजा वो उठा ही नहीं पाते, इसलिए वो नुकसानदेह साबित हो जाता है उसके लिए। और इसके लिए हमेशा जो है वो दुखी रहा करता है किसान, क्योंकि वर्षा जो है वह विलंब से हुई। वर्षा क्या हुई? विलंब से। बेचारा परेशान हो जाता है किसान इस तरह से। बताओ समझ में आया कि नहीं है? बिल्कुल। आगे देखिए, वर्षा समय से पहले समाप्त हो जाना। कभी कभी मानसून जून में आया, हमेशा ही जून में आता है, जाना इसको सितंबर में होता है, लेकिन कभी कभी उससे पहले जून जुलाई अगस्त में ही चला गया। तो फिर बताओ समय से पहले जो मानसून है वो निवर्तन कर गया, यानी लौट गया, या उसका प्रत्यावर्तन हो गया, जिसको निवर्तन भी कह रहे थे और प्रत्यावर्तन भी कह रहे थे। क्या कह रहे थे? प्रत्यावर्तन भी कह रहे थे। तो इसका फर्क पड़ा। तो कभी कभी जल्दी लौट जाता है, समय उसका फिक्स नहीं होता। अभी जो हमने देखा है लास्ट की 10, 12, 15 स्लाइड में, हमने वर्षा, सर्दी, गर्मी ऋतुओं को देखा है, और मौसम जो चेंज होता है लंबे समय तक उसको ऋतु कहते हैं। वो 3 ऋतुएं देखने के बाद हमने मानसून जो है उसमें अल नीनो क्या फर्क पटकता है, पूरा ही वाष्पीकरण नहीं होने देता।
भूमध्य रेखा पर दबाव बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, ढेर सारी समस्याएं पैदा कर देता है अल नीनो। कौन कर देता है? अल नीनो। उसके बाद हमने मानसून की विशेषताओं को देखा और 9 नंबर वाली मानसून की विशेषता पढ़ रहे। इसमें विशेषताओं की बात करें तो कभी तो बारिश यानी वर्षा समय पर नहीं आती, कभी मौसम बदलता है, उससे पहले मौसम का समय बदल जाता है, कभी मानसून आता है और फिर लौट जाता है, कभी पहाड़ियों की वजह से सारी जगह वर्षा नहीं कर पाता, कभी मौसम ढंग से नहीं बन पाता है मानसून। तो ये ढेर सारी समस्याएं और उसकी लास्ट है भारत में मानसूनी वर्षा की अनिश्चित स्थिति के कारण अनेक बार वर्षा सामान्य निर्धारित समय से पहले ही समाप्त हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ये मानसून समय से पहले लौट जाता है, नुकसान पहुंचाता है, साथ ही शीतकालीन फसलों के बोने में भी समस्या आती है। सर्दी में जो फसलें हम बोते हैं उसमें भी समस्या आ जाती है। आप एक चीज पक्का याद रखें कि मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से प्रवेश करता है। इधर पश्चिम घाट में वर्षा करेगा, इधर पूर्वी घाट में करेगा, इधर इन राज्यों में महाराष्ट्र की तरफ वर्षा करेगा, इधर केरल वेरल की ओर करेगा। लेकिन मानसून जब लौटेगा तो तमिलनाडु में वर्षा करेगा, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले अंडमान निकोबार की तरफ द्वीपों में और राज्यों में केरल की तरफ प्रवेश करता है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखना है। बड़े शानदार तरीके से लेक्चर को हमने पढ़ा है, एक एक चीज को ध्यान से देखा है और जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था वो धन्यवाद जो है वो आ चुका है। और इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जो कोई भी डाउट हो एक बार पीछे लेके वीडियो को आप देख सकते हो। मैंने इस पूरे चैप्टर को, थोड़ा मुश्किल होता है एक ही लेक्चर में डालना, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीजें जितनी भी होती है उसको मैं डालने का प्रयास करता हूं। और थोड़ा स्पीड से इसलिए चलते हैं क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा किसी की बैठने की क्षमता नहीं होती है मोबाइल के सामने, फिर वो आधा लेक्चर छोड़ता है। तो प्रयास ये करते हैं कि उस समय के अंदर उसको बेहतरीन से बेहतरीन देने का प्रयास करें। तो एक एक चीज को अच्छे से समझना है। वन शॉट की इस सीरीज में ये वाली जो पुस्तक है, हमारी किताब है, ये बहुत जल्द खत्म होने वाली है, यानी अगले वीक तक खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली किसी चर्चा में। धन्यवाद।